इधर वाइल्ड लैंड में एक ट्राइब कम्युनिटी कुछ रिचुअल्स कर रही होती है। उनका लीडर कह रहा होता है कि एम्पायर बिंग आप यहाँ पर आओ और आपके सारे जितने भी डिवोटीज हैं उन सबको ब्लेस करो। मेरे ट्राइब के लोग इस डिजास्टर से सरवाइव कर सकते हैं। तभी एक पर्सन बोल रहा होता है कि चीफ टारगेट वैली में आ गया है, सारे लोग तैयार हो जाओ। लीडर कह रहा होता है कि अगर कोई लॉस्ट सोल वैली में आया है तो फिर उसे जाने नहीं देना चाहिए। जैसे हम उसे ढूंढ लेंगे तो फिर हम मास्टर की फैमिली को एक्सप्लेन कर पाएंगे। दूसरी ओर बाय चचम वाइल्ड लैंड में ट्रैवल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि यहीं पास में विल्डरनेस इंपेरियल सिटी की 4 किंग सिटी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसने मैसेज भेजा कि मुझे इतनी दूर जायंट गूस सिटी में जाना है। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगा। वहीं पास में कुछ लोग छुपे हुए बैठे होते हैं। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि हिडन वेपन पे पॉइजन लगा था, उसके बावजूद भी ये बच गया। लेकिन ये वापस बाय फैमिली के पास जाना चाहता है तो फिर ये इसका ड्रीम है। ये कहकर वो एक एरो शूट कर देता है बाय चचन की ओर जिसपे की पॉइजन लगा होता है। बाय चचन उस एरो को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर वो पर्सन चौंक जाता है और बोल रहा होता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, इस कल्टीवेटर का तो फाउंडेशन लेवल ही है सिर्फ। अचानक से वहां पर बहुत सारे ट्राइब के लोग आ जाते हैं। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि जो भी तुम्हारे पास सोल मेडिसिन है तुम यहाँ पर छोड़ दो तो फिर हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। दो ट्राइब के मेंबर बादशाह के पास जाकर बोल रहे होते हैं कि हम तुमसे चोरी कर रहे हैं। फाउंडेशन बॉय, ये वैली जिस टेरिटरी में आती है वो हमारे ब्लैक माउंटेन ट्राइब की है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अपनी सोल मेडिसिन यहीं पर छोड़ दो। बादशाह के हाथ में उसका वो अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेले को देखकर जो ट्राइब का लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो 9 टाइम रिफाइनिंग अम्ब्रेला है, इसका मतलब कि तुम 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर हो। अचानक से लीडर नीड डाउन होकर बो करता और बोल रहा होता है कि आखिरकार भगवान ने अपनी कृपा दिखाई दी, तुम ही हमारे बॉडी सटवा हो जो कि हमें सफरिंग से बचाने के लिए आया है। हमारा ट्राइब काफी टाइम से डिस्ट्रेस में है और हमें सोल मेडिसिन की जरूरत है, प्लीज आप अपनी काइंडनेस दिखाइए और हमें बचा लीजिए। बाय शासन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि बाय हो ने सोल मेडिसिन के बारे में अपनी बुक में लिखा था, इसे सोल फायर को कट ऑफ करके बनाया जाता है जब ये मिच्योर होने वाली हो। ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं कि ये 3rd ग्रेड सोल रिफाइनरी, ये अच्छी बात है, अब लगता है कि हम सारे लोग बच जाएंगे। बाय शासन बोल रहा होता है कि ये काफी अच्छा ख्याल है, लेकिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम सबको बचाने में, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों को लूटते हैं। ये बोलकर वो जा रहा होता है तो फिर लीडर कह रहा होता है कि मास्टर हम भी किसी को लूटना नहीं चाहते हैं, अभी हमारे ट्राइब पे डिजास्टर आ रखा है, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपसे मिलना तो ये सब फेट है, ये सारी चीजें डेस्टिनी की अरेंजमेंट है। हमारे पास हेवन और अर्थ के ट्रेजर हैं, साथ ही में गोल्ड और सिल्वर भी हैं। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे सोल मेडिसिन को रिफाइन करने में तो फिर जो भी आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। बाय शासन उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी उनका लीडर एक टावर निकालता छोटा सा बोल रहा होता है कि इस टावर के अंदर तुम करीबन मिलियंस ऑफ सोल को स्टोर करके रख सकते हो और साथ ही में इसमें काफी सारी सोल्स भी हैं, ये सब तुम्हें मिल सकता है। ये सुनते ही बायशन रुकता और बोल रहा होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ सोल को स्टोर करा जा सकता है। बाय शशन उसके पास जाकर उस टावर को टच करता और अजीब सा रिएक्शन होता है। ये देखकर बाय शशन अपने मन में बोल रहा होता है कि इसमें ऐसी कोई चीज है जिसे कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे भी जो विल्डरनेस की सोल फायर है वो मेरी सोल को रिफाइन भी करती है, उसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी प्रैक्टिस में यूज कर सकता हूँ। फिर लीडर से बोल रहा होता है कि मैं तैयार हूँ, तुम मुझे अपनी वैली में ले चलो। वो सारे ट्राइब के लोग बाय शशन को अपने वैली में लेकर जाते हैं और वहां पर उसे गॉड की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि एम्पायर ऑफ हेडिस यहाँ पर आ गए हैं तो फिर ट्राइब बच जाएगा। बाय शासन काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि विल्डरनेस में कुहांग के अलावा एम्पायर हेडिस भी है। फिर वो सबसे पूछ रहा होता है कि कितनी सोल मेडिसिन चाहिए, तो फिर ट्राइब का लीडर अपनी 5 उंगलियां दिखाता है। बाय शासन बोल रहा होता है क्या तुम्हें 50 चाहिए। लीडर मना करता और बोल रहा होता है कि हमें 500 लो ग्रेड की सोल मेडिसिन चाहिए। बाय शासन चौक जाता और बोल रहा होता है कि 500, तुम्हें 500 मेडिसिन चाहिए, उसके लिए 500 फायर भी होनी चाहिए एक ही कलर की, तुम्हारे जैसे ट्राइब को इसकी इतनी जरूरत कैसे पड़ सकती है। लीडर कह रहा होता है कि हमारे लिए नहीं है, तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है। महीनों पहले जो एम्पायर ऑफ हेडिस हैं वो छुपे रहते हैं रिवर की स्टिक्स में और कभी भी अपने आप को शो नहीं करते हैं। अचानक से उन्होंने इंपेरियल सिटी में अपनी एक डिक्री स्टोन टैबलेट ड्रॉप की और उन्होंने फैसला किया कि 1 महीने के अंदर वो अपना एक हायर इलेक्ट करेंगे, वही अगला नेक्स्ट एम्पायर ऑफ हेडिस बनेगा। और हेडिस एम्पायर के हायर की पोजीशन के लिए जो कंडीशंस हैं, पहली ये कि तुम्हें यंग सोल रिफाइन होना चाहिए जिसका कल्टीवेशन नेचुरल सोल रियलाम का हो। हेडिस एम्पायर को स्पिरिचुअल सिंबल माना गया है इस डायनेस्टी का, सारे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक सक्सेसर चूज करें जो कि आज से पहले कभी हुआ नहीं है। हमारे मास्टर का घर है जायंट गोस्ट सिटी। जायंट गोस्ट सिटी के 5 मास्टर में से वो एक हैं। वो बाय फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाने के लिए उन्हें आने वाले एंसेस्ट्रल लैंड ट्रायल में सेलेस्टियल सोल को जीतना होगा। इसके एक्सचेंज में उन्हें अर्थली सोल नेचुरल सोल से कम्पीट करना होगा। दूसरे सोल कल्टिवेटर ने हमें डार्क मेडिसिन देकर हमें एक्सप्लॉइट करा है, अगर तुम हमें सोल मेडिसिन नहीं दे पाए तो फिर हमारे लिए डेड एंड है। बाय शासन अपने मन बोल रहा होता है कि जिस फैमिली की ये बात कर रहे हैं शायद वो बाय हाउ की फैमिली है। उनकी फैमिली में हेवनली स्पिरिट है, लेकिन नहीं कई सारे हेवनली सोल अननोन है और ये ट्राइब के लोग अपने मास्टर के बेटे को पहचानते भी नहीं है। इससे देखा जा सकता है कि बाय हाउ की फैमिली का स्टेटस इतना हाई नहीं है। वैसे भी वो मारा जा चुका है और शायद इसका लेना देना बाय फैमिली से ही है। ये काफी डेंजरस है। इससे बेटर तो ये है कि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करूं और वापस ग्रेट वॉल में लौट जाऊं। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और बोल रहा होता है कि तुम कल्टिवेटर ढूंढ रहे हो, तुमको बचाने के लिए मैं एक 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर हूँ और जो जियाओ सिटी में सोल रिफाइनिंग फैमिली है यानी कि जाओ फैमिली में उसका लेजिटिमेट बेटा हूँ। बाय शासन उस पर्सन की ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये तो गुरिल्ला है, क्योंकि वो पर्सन जाओ इशिंग होता है। बाय शासन कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है इतनी दूर से आकर।
जाओ युशिंग से नहीं पहचान पा रहा होता क्योंकि बाई चाचन ने बाई हाओ का गेटअप ले रखा होता है। फिर जाओ युशिंग कह रहा होता है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा है तुमसे मिलना, चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम सबको इस डिजास्टर से निकालने में। लीडर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोल रहा होता है कि भगवान अपनी कृपा दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 सोल रिफाइनर को भेज दिया है, अब हम सारे बच जाएंगे। जाओ युशिंग 22 रिफाइनर के लिए इंसल्ट होगी, इसलिए बेटर है कि हम अपनी एबिलिटी पे कॉम्पीट करते हैं। जाओ युशिंग कह रहा होता है कि अगर तुम अपने आप को ह्यूमिलेट करना चाहते हो तो फिर मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। बाई बोल रहा होता है कि ठीक है, हम दोनों मिलकर रिफाइन करेंगे, हमारी सक्सेस और फेलियर हमारी फायर रिफाइनिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और जो भी सोल मेडिसिन ट्रांसफॉर्म होगी फाइनल फायर से वो ट्राइब को बिलोंग करेगी। लीडर काफी इमोशनल होकर कह रहा होता है कि इस टाइम पर भी मास्टर हमारे लिए फाइट करना चाहते हैं, मास्टर भाई अब वाकई में बहुत अच्छे पर्सन हैं। फिर वो अपना टावर निकालकर बोल रहे होते हैं कि मैं डिक्लेयर करता हूँ मोस्ट पावरफुल सोल रिफाइनर लॉस्ट सोल वैली में उसकी क्वालिफिकेशन तय करने के लिए कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है। वो टावर ऊपर की ओर जाता है, तभी जाओ युशिंग उसमें से कुछ इवल सोल्स निकालता है और अपनी फायर के साथ रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और वो आसानी से रिफाइन कर देता है। जाओ युशिंग कह रहा होता है कि तुम्हारे पास इतना स्किल नहीं है कि तुम मेरी तरह स्किलफुल बनो। बाय शासन जाओ युशिंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि ये ऐसे काम करता है। जाओ युशिंग दूर हटकर बोल रहा होता है कहीं तुम मेरे सीक्रेट स्किल को स्टोरी तो नहीं करना चाहते हो। बाय शासन मना करता है। जाओ युशिंग कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो लीडर से कंप्लेंट कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये फाउल नहीं है। लीडर कह रहा होता है कि इस कंपटीशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बाय शासन दोबारा जाओ युशिंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारा मेथड काफी यूनिक है, इतने भी गुस्से में मत आओ, मुझे तुम अपनी और ट्रिक्स दिखाओ। जाओ युशिंग अपने मन में बोल रहा होता है कि ये कहाँ से आया है, ये इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। बाय शासन उसकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये तो फायर कंट्रोल है और मैंने इसे दोबारा देख लिया है। ये बोलकर चला जाता है और वहां पर अचानक से छोटा सा धमाका होता है। ये देखकर ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं क्या सारे सोल रिफाइनर ऐसे ही कॉम्पीट करते हैं। जाओ युशिंग ऊपर की ओर जाकर बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं कि तुम इस बार कैसे देखते हो इस सीक्रेट टेक्निक को। बाय शासन पीछे मुड़कर बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। जाओ युशिंग टावर में से बहुत सारी सोल निकालता है और उन्हें 3 कलर फायर में रिफाइन कर लेता है। ट्राइब के लोग काफी खुश होकर बोल रहे होते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये सोल रिफाइनर की फैमिली से बिलोंग करता है, इसने इतनी जल्दी 3 कलर फायर को रिफाइन कर लिया है। लेकिन मास्टर बाय की साइड में कुछ भी नहीं हो रहा है। बाय शासन आंख बंद करके अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी मैंने जाओ युशिंग की फायर रिफाइनिंग टेक्निक को ऑब्जर्व किया है, अगर मैं उसे बाई हाओ के फायर रिफाइनिंग नोट से कंबाइन करूं, मैं आसानी से एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस ढूंढ सकता हूं वाइल्ड फायर रिफाइनिंग और तोंगतियान कॉन्टिनेंट की फायर रिफाइनिंग में। ये सारे विक्टिम के सोल से बनी है और इसमें हैंड्स को अपने कॉर्डन की तरह इस्तेमाल किया जाता है रिफाइन करने के लिए। अगर हाई लेवल की फायर को रिफाइन करना है तो फिर शायद ये कलर फायर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सोल को रिफाइन करके ऐड करता जाऊंगा उतना ही फायर का लेवल बढ़ता जाएगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो मेन की है वो है कंट्रोल। ये कहकर बाय शासन अपना हाथ उठाता है। ये देखकर ट्राइब के लोग बोल रहे होते हैं लगता है मास्टर बाई एक्शन लेने ही वाले हैं। तभी बाय शासन अपना हाथ अपने मुंह के पास लेकर जाता है और यौन करने लग जाता है। वो सारे सरप्राइज आते हैं। फिर लीडर बोल रहा होता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कुछ बुरा होने वाला है। जाओ युशिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये अपने आप को सोल रिफाइन बता रहा है, इसे ये भी नहीं पता कि फायर को रिफाइन कैसे करते हैं। ये सुनते ही बाय शासन ऊपर की ओर जाता है और टावर में से बहुत सारी सोल्स को निकाल लेता है। फिर उन सबको ऐड करके एक कलर की बहुत सारी फायर को रिफाइन कर लेता है। ट्राइब के लोग चौंक जाते हैं, लेकिन बाय शासन यहीं पर नहीं रुकता, वो और भी कई सारी सोल्स को वहां पर ला रहा होता है। ये देखकर लीडर कह रहा होता है कि ये तो 6 कलर फायर को रिफाइन करने वाला है, लेकिन इसके लिए हाई डिग्री लेवल का मेंटल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। बाय शासन अपना कंट्रोल दिखाता है और आसानी से उस फायर को रिफाइन कर लेता है। जाओ युशिंग ये देखकर काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि ये इसने कैसे किया, इसने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है, मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा है। लेकिन तुम इसे इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो क्योंकि मैं 7 कलर फायर को रिफाइन करने वाला हूँ और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो अपने आप ही शार्पली एस्केलेट करेगा। तुम ऐसा बिलीव मत करना कि तुम भी इसमें सक्सीड हो सकते हो। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उस टावर में से सोल्स निकाल रहे होते हैं। वहां का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा होता है। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि दोनों ही लोग ऑर्डिनरी नहीं है। धीरे धीरे जाओ युशिंग की तरफ सोल जाना बंद हो जाती है और ज्यादातर सोल बाय शासन की ओर जा रही होती है। बाय शासन उन्हें ऐड करता और आसानी से उन्हें रिफाइन कर लेता है। ये देखकर जाओ युशिंग कह रहा होता है कि ये कैसे सक्सीड हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। उसने 9 कलर फायर रिफाइन किए तो फिर ये फेलियर होना चाहिए। यहाँ तक कि हुआंग पेन भी इसको रिफाइन नहीं कर सकता है। बाय शासन कह रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं, जो तुम्हारी आंखों के लिए मुश्किल है शायद दूसरों के लिए ना हो, भले ये 11 कलर फायर हो तो फिर इससे क्या। जाओ युशिंग कह रहा होता है कि मेथड काफी यूनिक है, यहाँ तक कि जो इसकी टेक्निक है वो भी इम्पेक्केबल है। अब ट्राइब के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लगता है कि जो मास्टर बाई है वो ही अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं। दूसरा ट्राइब का पर्सन बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, भले ही जाओ फैमिली के जो यंग मास्टर है उनकी एबिलिटी में काफी कमी है पर तुम्हें थोड़ी इज्जत तो रखनी चाहिए उनकी। ये सुनकर जाओ युशिंग को गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि कौन कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, ये सिर्फ 10 कलर फायर ही तो है, मैं भी रिफाइन कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू सोल मास्टर क्या कर सकता है। ये बोलकर वो सोल निकालकर उन्हें रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक से वहां पर अजीब सा रिएक्शन हो रहा होता है। ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है कि यंग मास्टर जाओ प्लीज, आप रुक जाओ, ये अनस्टेबल हो चुका है और शायद ये आउट ऑफ कंट्रोल भी होने वाला है। जाओ युशिंग कह रहा होता है कि तुम ध्यान से देखो कि यंग मास्टर कैपेबल है या फिर नहीं। अचानक से जो फायर वो रिफाइन करने जा रहा होता है वो ब्लास्ट हो जाती है और जितनी भी सोल्स होती हैं वो वहां से भाग रही होती हैं। वो सारी सोल वैली को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देखकर लीडर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। बाय शासन आराम से खड़ा होकर अपनी फायर को देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं बाई हाउ की जगह पे होता तो फिर वो क्या करता। फिर वो उसके नोट याद करकर बोल रहा होता है कि स्पिरिट रिफाइनर कभी भी गिव अप नहीं करता, वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके उसे फॉर्मूला बना ही लेता है। इसमें करना ही क्या है, मुझे सिर्फ अब्सॉर्ब तो करना है सारी चीजों को। ये बोलने के बाद वहां पर जितने भी
वो सोल्स होती हैं वो उन सबको फायर में अब्सॉर्ब कर रहा होता है। उन सबके अब्सॉर्ब हो जाने के बाद वो आसानी से उन्हें रिफाइन कर लेता है। ये देखकर जाओ इशिंग और ट्राइब के लोग काफी हैरान होते हैं। बाय शाओचन कह रहा होता है कि इस फॉर्मूला की लिमिट है 11 कलर फायर, लेकिन मेरी नहीं है। ट्राइब के लोग कह रहे होते हैं कि 11 फायर प्रोड्यूस हो गई है, ये तो अल्टीमेट सोल मेडिसिन है। लगता है सिर्फ मास्टर भाई के पास ही इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज है। बाय शाओचन रिफाइन करने के बाद जाओशिंग से बोल रहा होता है कि तुम हार चुके हो। तभी जाओशिंग गुस्से से उस पर अटैक करने जा रहा होता है। बाय शाओचन अटैक से बचता है और बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। ये कहकर वो उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट पे पिंच करता है और बोल रहा होता है कि पहले मैं तुम्हारे हाफ कल्टीवेशन को सील कर रहा हूँ। जाओशिंग वहीं पे पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है। वो हिलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं हिल पा रहा होता। लीडर बोल रहा होता है कि ये सब क्या है मास्टर भाई। बाय शाओचन कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो, इस मेरे दोस्त को हेल्प की जरूरत है। टाइम टू टाइम इसे आदत है कि ये बोल नहीं पाता और उसकी बॉडी हिल नहीं पाती है। इसे मेरे पे छोड़ दो, मैं इसकी टेक केयर कर लूंगा। ये बोलकर वो जाओ इशिंग को अपने साथ लेकर जा रहा होता है और सारे लोगों से बोल रहा होता है कि जितनी भी चीजें मेरे रूम में लेकर आ जाओ, मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ मेडिसिन रिफाइन करने के लिए। अब रात हो गई होती है। बाय शाओचन अपने रूम में होता है, वहां पर उस टावर को देख रहा होता है जो कि उसे ट्राइब के लीडर ने दिया होता है। बाय शाओचन बोल रहा होता है कि मैंने सेंस किया था इस टावर में कुछ स्ट्रेंज है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसमें जाकर पता लगाऊं कि इसके अंदर कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर बाय शाओचन अपनी धर्माय का यूज करता है उस टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। बाय शाओचन टावर के अंदर जाता है, वो देख रहा होता है कि वहां पर काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड रिस्ट्रिक्शन होती है। आगे की ओर जाते उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर क्या चीज सील कर रखी है। फिर वो ध्यान से देखता है कि वहां पर एक सोल काफी सारी जंजीरों में जकड़ी हुई होती है। बाय शाओचन बोल रहा होता है कि जो उसका ऑरा है वो रेड डस्ट ओल्ड डेविल से भी ज्यादा है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी हेवनली बीइंग से ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं डेमी गॉड है। तभी एक ड्रैगन की स्पिरिट आती है और वो बाय शाओचन के सामने रोर करती है। बाय शाओचन बाहर अपनी आंखें खोलता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है तो कह रहा होता है कि ये कितना टेरिफाइंग ऑरा था। भले ही एक सोल थी लेकिन ये आसानी से किसी भी बोन्स में फियर पैदा कर सकती है। ये तो अच्छी बात है कि उसके चारों ओर रिस्ट्रिक्शन और सील लगी हुई थी, नहीं तो ये किसी के लिए भी काफी डिफिकल्ट था कि उस ब्लो को झेलना। ये बोलकर टावर को रख लेता। तभी अचानक से अंडरग्राउंड से कुछ लोग बाय शाओचन पर अटैक करते हैं। बाय शाओचन अटैक से बचता है, उन सबको एक करके मार रहा होता है। उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है कि ये तो गोल्डन कोर परफेक्शन है, नहीं तुम बाय हाउ नहीं हो। बाय शाओचन कह रहा होता है कि तुम सही टाइम पे आए हो, कुछ मैटर मुझे ही हैंडल करने होंगे। फिर वो अपनी लेगेसी का यूज करता है और एक एक करके उन सबको मार रहा होता है उनके थ्रू। आखिर में एक पर्सन बचता है, वो उस पर अटैक करता है, पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम बाय हाउ बनने का प्रिटेंड कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर अपनी सोल माइग्रेशन की टेक्निक यूज कर रहा होता है। बाय शाओचन उल्टा उस पर ये मूव इस्तेमाल करता है, उसकी मेमोरी में देख रहा होता है कि क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में। ये आदमी उसके साथ ही सारे बाय हाउ का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन ये उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। तभी एक पर्सन के पास आकर पूछ रहा होता है क्या अभी तक तुम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। फिर ये लोग बोल रहे होते हैं कि हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन हमने उस पर पॉइजन का एक एरो मार दिया है जो कि उसकी सोल को करप्ट कर देगा और उसकी मौत हो जाएगी। वो पर्सन कह रहा होता है कि मैं उसे एक भी चांस नहीं दूंगा कि वो वापस जाए और हमारे मास्टर के प्लान को डिस्टर्ब करे। वो पर्सन देख रहा होता है कि बाय शाओचन उसके अंदर झांक रहा होता है, इस वजह से वो बोल रहा होता है कि अब मैं इसे और नहीं देखने दे सकता। ये बोलकर वो एक पिल खाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। बाय शाओचन बोल रहा होता है कि ये सारे लोग बाय हाउ के पीछे क्यों पड़े थे, अगर मैं उसकी आइडेंटिटी के साथ जाऊंगा तो फिर ये काफी डेंजरस होगा, लेकिन मेरे पास यही बात है जिससे कि मैं सेलेस्टियल स्पिरिट को ले सकूं। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है तो फिर मुझे इसका ट्राई तो करना ही होगा इसे लेने का। ये कहकर वो जाओ इशिंग के पास जाता है और उसे ठीक करता है। जाओ इशिंग उठता और बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कि मैं जाओ फैमिली का लेजिटिमेट बेटा हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है जाओ फैमिली से। बाय शाओचन कह रहा होता है कि ऐसी बात है। तभी जाओ इशिंग को करंट लगता है। फिर वो जाओ इशिंग को मेडिसिन देता है और बोल रहा होता है कि तुम जाके ट्राइब के चीफ को दे दो और कह दो कि हम अभी जा रहे हैं। जाओ इशिंग कह रहा होता है कि तुम अभी जाना चाहते हो लेकिन जो मेरे पे सील लगी है उसके बारे में क्या। बाय शाओचन बोल रहा होता है कि अगर तुम ठीक से बिहेव करोगे तो फिर टाइम आने पे मैं सील को हटा दूंगा। ये कहकर वो उसे दोबारा शॉक देता है। फिर जाओ इशिंग जाने के तैयार हो जाता है। जाओ इशिंग के जाने के बाद बाय शाओचन बोल रहा होता है कि बाय हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कौन सा सीक्रेट है जो तुम छुपा रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को बोरो कर रहा हूँ। अगर चांस मिला तो फिर मैं तुम्हारे लिए सच्चाई को इन्वेस्टिगेट करूँ और साथ ही में तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। बाय शाओचन वाइल्ड लैंड में ट्रेवल कर रहा होता है, उसके हाथ में एक मैप होता है, उसे देखकर वो बोल रहा होता है कि यहाँ से जायंट गोस्ट सिटी ईस्टर्न सबवर्ब शायद मुझे 100 मील और चलकर जाना पड़े, वो भी स्ट्रेट। कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद वो एक जगह पहुंच जाता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सेक्ट होता है। इसके बाद वो सेक्ट के डोर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मेरा मास 11 टाइम रिफाइन किया गया है और जो इस सेक्ट के ऊपर फॉर्मेशन उसे ब्रेक करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तभी वहां पर जो 2 गार्ड होते हैं उसे रोक लेते और बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो। बाय शाओचन जिस सेक्ट में आया होता है वो बाई क्लैन का सेक्ट होता है। बाय शाओचन कह रहा होता है कि जो बाई हाउ है वो हम्बल बैकग्राउंड से पैदा हुआ है, इस वजह से मुझे लो प्रोफाइल रखना होगा। उसी टाइम वहां पर एक पर्सन पहुंच जाता है और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, यहाँ पर इतना शोर क्यों है। वो दोनों गार्ड उसे ग्रीट करते हैं। उस पर्सन का नाम होता है शू दागुआनजिया। शू दागुआनजिया पूछ रहा होता है बाय शाओचन से कि तुम कौन हो। बाय शाओचन अपना फेस कवर हटाता है और बोल रहा होता है कि थैंक यू, आप मुझे लेने के लिए आए मिस्टर शू। बाय शाओचन ने बाय हाउ का गेटअप ले रखा होता है, उसे देखते ही जो शू होता है वो थोड़ा चौंक जाता है। ये देखकर बाय शाओचन अपने आप में बोल रहा होता है कि जैसे ही इसने बाय हाउ को देखा यानी कि मुझे, इसका फेस अचानक से चेंज हो गया है। फिर बटलर शू कह रहा होता है कि मिसेस साई ने ऑर्डर दिया है कि तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो, जैसे ही तुम घर पहुंचो तुम मुझे फॉलो करो। बाय शाओचन अपने आप में बोल रहा होता है कि ये पर्सन अच्छा नहीं है।
मुझे केयरफुल रहना चाहिए। तभी दोबारा बटरशू बोल रहा होता है क्या तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। बायशजन कह रहा होता है कि थैंक यू आपकी काइंडनेस के लिए, लेकिन मैं बाद में उनसे खुद ही मिलने चला जाऊंगा। बटरशू गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और वैसे ही मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें पूछनी है। ये बोलकर अपने दोनों गार्ड को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाए। बायशजन अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मैंने अपनी पावर का यूज किया तो फिर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तभी वहां पर एक पर्सन पहुंच जाती है और बोल रही होती है कि मेन गेट पर ये सब क्या हो रहा है। भले ही बाय हाउ एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, लेकिन फिर भी ये हमारी फैमिली का पार्ट है। बटलर शू तुम इसे ऑफेंड नहीं कर सकते हो। बटलर शू बो करकर बोल रहा होता है कि मिस फिफ्थ आप तो सीरियस हो गए हो। फिर वो अपने गार्ड को दूर हटने का ऑर्डर देता है। बटलर शू कह रहा होता है कि हम दोनों के बीच में थोड़ी सी डिस्प्यूट हो गई है। जब मैंने बाय हाउ को देखा तो फिर मुझे याद आया कि जो मिसेस साई है वो इसे मिस कर रही है। मैं तो सिर्फ इसे लेकर जा रहा था उनके पास ताकि उनसे मिल सके। मिस फिफ्थ कह रही होती है कि काम खत्म होने के बाद मैं भी अंदर की ओर जा रही हूँ। बटलर शू आप ये सब मेरे पे छोड़ दो। ये बोलकर अंदर की ओर जा रही होती है और बाय हाउ यानी कि बायशम के पीछे पीछे जा रहा होता है। बटलर शू ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि बाय हाउ तुम वापस तो आ गए हो, अब तुम यहाँ से बाहर जिंदा जाने के बारे में सोचना ही मत। अंदर पहुंचकर बाय शोशन मिस फिफ्थ को थैंक यू बोलता है। मिस फिफ्थ कह रही होती है कि भले ही मैं नोबल फैमिली में पैदा हुई लेकिन आखिरकार तुम भी तो मेरे एक भाई की तरह हो और प्राइवेटली तुम मुझे यानर बोल सकते हो। ये नाम सुनते ही बायशोशन को याद आता है कि ये वही लड़के है जिसका जिक्र किया था बाय हाउ ने अपनी नोटबुक में। यानार कह रही होती है कि यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। बायशजन कह रहा होता है मैंने सुना है कि फैमिली कुछ ही दिनों में एक एंसेस्टर वर्शिप की सिलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। यानार बोल रही होती है क्या तुम अभी भी अपने फादर के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। बायशजन हाँ कहता है। यानार बोल रही होती है कल डेडलाइन है ट्रायल की, तुम्हारे कल्टीवेशन को देखकर लगता है कि इम्पॉसिबल है कि तुम उसमें सक्सेस अचीव कर पाओ और तुम यहाँ पर जल्दबाजी में आ गए हो बिना किसी प्रिपरेशन के। इसका फायदा ब्रदर बाईची उठा लेगा और वो तुम्हारे लिए चीज़ें डिफिकल्ट कर देगा और भी ज़्यादा। बायशजन बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ लेकिन यहाँ पर आना मेरी खुद की अपनी विश है। याना कह रही होती है कि जो 3 मॉन्यूमेंट ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम्हारा चांस नहीं है उसमें जीतने का, भले ही तुम मेडिसिन रिफाइन कर लो या फिर स्पिरिट रिफाइन कर लो। शायद सिर्फ फायर रिफाइन करने के बाद ही तुम्हारी एक होप है। मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकती हूँ लेकिन क्राइसिस के टाइम पे मैं यही चाहूँगी कि तुम मेरे पास आओ हेल्प के लिए। ये सुनकर बायशजन यानर को थैंक यू बोलता है और यानर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बायशजन बोल रहा होता है कि भले ही बाय हाउ के बारे में यानर केयर करती है लेकिन बाय हाउ की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद बायशजन बाय हाउ के घर में जाकर वो देखता है कि वहां पर जितनी भी चीजें होती हैं ज्यादातर टूट रखी होती हैं। अंदर पहुंचकर बायशजन एक टेबल को टच करता और बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता बाय हाउ ने यहाँ पर कितनी ज्यादा मुश्किलें फेस की हैं। अचानक से उस टेबल पे एक स्पेल लिखा हुआ होता है और वो शाइन करने लग जाता है। बायशजन काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमंस और एनिमल के लिए बिल्कुल हार्मलेस है और एक ऐसा लड़का जिसका कोई भी स्टेटस नहीं है फैमिली में, आखिर में ये पर्सन है कौन। फिर वो अपनी धर्माय का यूज करता है और देखता है कि घर के चारों ओर दीवारों में कई सारे स्पेल और उसके नोट लिखे हुए होते हैं। बाय हाउ उन दीवारों को अपनी डायरी की तरह यूज करता है और जो भी चीजें दिन में हुआ करती थी उन सबको नोट करा करता था। बाय हाउ में फायर रिफाइन करने का टैलेंट होता है तो फिर वो मटेरियल के लिए बटर शू के पास जाता है। बटर शू से एक जगह पर काम पर लगाता है जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा होता है, लेकिन फिर भी बाय हाउ हार नहीं मानता और वो हार्डवर्क करने के बाद मटेरियल को पा लेता है। बाय हाउ की ऐसी हालत देखकर यानार बाय हाउ को एक टेलीपोर्टेशन स्लिप देती है ताकि वो इस सेक्ट से बाहर निकल सके। बायशजन बोल रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बाय हाउ ने अपने आप ही मल्टी कलर फायर का जो फॉर्मूला है उसे डिराइव कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर का ऐसा टैलेंट हो और शायद इसी वजह से उसे हंट करा जा रहा था। बाय हाउ तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी एंटी को बोरो किया है तो फिर जितनी भी तुम्हारी अनफिल्ड विशेज हैं और जो भी ग्रेजेस हैं मैं उन सबको सेटल करूंगा तुम्हारे लिए। अगले दिन बायशजन यानी कि बाय हाउ 3 मॉन्यूमेंट ट्रायल के लिए पहुंच जाता है। वहां पर सारे डिसाइपल उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बायशजन उन्हें इग्नोर करता और आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी एक कल्टीवेटर उसका रास्ता रोकता और बोल रहा होता है कि बाय हाउ तुम्हारा जैसा एक कल्टीवेटर क्या यहाँ पर अपने आप को एम्बेरस करने के लिए आया है। सारे लोग मेरे साथ बोलो कि हमारी बाय फैमिली में एक पर्सन है जो कि ट्रैश नाम से फेमस है, क्या वो ट्रायल को सर्वाइव कर सकता है या फिर वो लिस्ट पे आ सकता है। सारे डिसाइपल हंस रहे होते और बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। फिर दोबारा कल्टीवेटर कह रहा होता है कि ये बाय हाउ ड्रीम देख रहा है कि ये मॉन्यूमेंट को ब्रेक कर सके और ट्रायल में स्पॉट पा सके, क्या ऐसा पॉसिबल है। सारे डिसाइपल दोबारा हंसते मना कर देते हैं। कल्टीवेटर बोल रहा होता है क्या तुमने सुना बाय हाउ, और ये बोलकर वो उसे पंच मारने जा रहा होता है। तभी बायशजन उस कल्टीवेटर को पंच को रोकता है, उसकी ओर गुस्से से देख रहा होता है। फिर वो अपनी इनकांटेशन का यूज करता है और उसके पंच को फ्रीज कर देता है। धीरे धीरे करके वो कल्टीवेटर बायशजन के सामने नील डाउन हो जाता है। ये देखकर बायशजन वहां से आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कल्टीवेटर बोल रहा होता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अभी गोल्डन एलिक्सर की मिडिल स्टेज पर हूँ और जिसने मुझे सरप्राइज किया है वो सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का कल्टीवेटर है। बायशजन मॉन्यूमेंट के पास पहुंचा तो देख रहा होता है कि वहां पर कई सारे डिसाइपल उस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। बायशजन मॉन्यूमेंट के ऊपर देखता और कह रहा होता है कि सिर्फ 8 कलर फायर ही यहाँ पर टॉप स्पॉट को ऑक्यूपाई कर सकती है। ये बोलकर वो भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है। दूसरी ओर बटलर शू मिसेस साई से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बता रहा होता है बाय हाउ के बारे में कि वो जिंदा बच के वापस आ गया है। मिसेस साई बोल रही होती है कोई बात नहीं, अगर वो बच के आ गया है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है 3 मॉन्यूमेंट ट्रायल में, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो किस टाइप
टाइप का स्टॉर्म ला सकता है। इधर 3 मॉन्यूमेंट ट्रायल पर जो एक मॉन्यूमेंट होता है उस पे बाय हाउ का नाम आ जाता है लिस्ट में। कल्टीवेटर कह रहा होता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी बॉटम पर है। अगर वो एक कलर फायर भी रिफाइन नहीं कर पाता तो फिर ये एबनॉर्मल होता। धीरे धीरे करके बाय हाउ का नाम ऊपर की ओर जा रहा होता है लिस्ट में और आखिर में वो टॉप पर पहुंच जाता है। ये देखकर वो कल्टीवेटर बाईजी के पास जाता है जो कि मिसेस साई का बेटा होता है। कल्टीवेटर बाईजी को ये बताता है कि कोई और टॉप पर आ गया है। तो फिर बाईजी पूछ रहा होता है कि कौन सी फैमिली में से ये एल्डर बिलोंग करता है। वो कल्टीवेटर बता रहा होता है कि वो कोई एल्डर नहीं बल्कि बाय हाउ है। ये सुनते ही बायची चौंक जाता है और वो तुरंत ही 3 मॉन्यूमेंट के पास जाता है। बायची देख रहा होता है कि बाय हाउ का नाम ऊपर होता है। बायची कह रहा होता है कि इसमें कोई भी टैलेंट नहीं है, इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पुअर है, यहाँ तक कि जो उसकी बॉडी है वो भी यूजलेस है। जो भी अचीव कर पा रहा है वो सब मेरी गाइडेंस की वजह से है। तभी डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि ऊपर की ओर देखो। बायची ऊपर की ओर देखता है और जो बाय हाउ होता है उसने 9 कलर की फायर को रिफाइन कर लिया होता है। डिसाइपल चौक गए तो बोल रहे होते हैं कि ये असल में एक 3rd ग्रेड का रिफाइनर है और शायद ये बायची से भी ज्यादा ताकतवर है। बाय हाउ यानी कि बायचन ट्रायल से बाहर आ जाता है। बायची गुस्से में बायचन के पास जाता और बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दिन में चीटिंग करने की कोशिश की है। तुम ये मत सोचो कि तुम स्टोन मॉन्यूमेंट के पीछे छुप रहे हो और मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगा। इसके बाद बायचन दूसरे मॉन्यूमेंट में चला जाता है। अंदर पहुंचकर बायचन कह रहा होता है कि अगर तुम मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो तो फिर मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगा। बाहर बायची कह रहा होता है कि भले ही तुम फायर रिफाइनिंग में चीट करके लिस्ट पर आ सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कौन से मेथड यूज करोगे स्पिरिट रिफाइन करने के लिए। मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर तुम मेरी परफॉर्मेंस को सोल रिफाइनिंग में सप्रेस कर दोगे मैं स्टोन टैबलेट को खा जाऊंगा। तभी बाय हाउ का नाम सोल रिफाइनिंग के मॉन्यूमेंट के ऊपर की ओर जाता है और उसे 9 टाइम रिफाइन कर वो टॉप पर पहुंच जाता है। वहां पर यानर भी होती है, ये सब देखकर वो चौंक जाती है। बायची कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल है, ये मुझे कैसे सरप्राइज कर सकता है, ये जरूर चीटिंग कर रहा है। बायची का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है और कह रहा होता है कि तुम सारे इसे मेरे लिए मार दो। फिर उसके जो सबॉर्डिनेट डिसाइपल होते हैं वो एक साथ बाय हाउ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन बाय हाउ उस मॉन्यूमेंट की शील्ड की वजह से बच जाता है। बाय हाउ यानी कि बायचन ने तीनों मॉन्यूमेंट ट्रायल में टॉप पर पहुंच गया होता है। इधर दूसरी ओर एक जगह पर जो बाइक लैंड के पेट्रियार्क होते हैं वो एक पर्सन से मिलने के लिए आते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कॉन्क्यूबाइन के बेटे से डील करूं। वो पर्सन कह रहा होता है कि भले ही बाय हाउ एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है लेकिन उसके अंदर बाय फैमिली का ब्लड है। इधर ट्रायल पर बायची बाय हाउ यानी कि बायचन से कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता और खुद नहीं देखता तो फिर तुम्हारी वजह से ये मॉन्यूमेंट ट्रायल डिफाइल्ड हो जाता। फिर वो अनाउंस करता है कि बाय हाउ ने इस 3 मॉन्यूमेंट होली लैंड के ट्रायल में फ्रॉड किया है, इस वजह से मैं इसका रिजल्ट कैंसिल कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना अपने आपको प्रूव करना चाहते हो, जब तक मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ कोई भी नहीं मानेगा। फिर पेट्रियार्क वहां पर पहुंच जाता है और उन्हें देखकर सारे डिसाइपल बो करते हैं। बायची बोल रहा होता है कि फादर सही रहा, आप यहाँ पर आ गए। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि जो 3 मॉन्यूमेंट के ट्रायल का सिलेक्शन था वो एंड हो गया है। जिन्होंने टॉप 10 का रिजल्ट अचीव किया है वो होने वाले एंसेस्टर वर्शिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बायची बोल रहा होता है कि फादर इस बाय हाउ के पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये एंसेस्टर का ऑर्डर। ये बोलने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। बायचन अपने मन में कह रहा होता है कि बाय हाउ इस तरीके से तुम्हारे फादर ने तुम्हारा टैलेंट देख लिया है। रात को बाय हाउ यानी कि बायचन अपने घर में कल्टीवेट कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद यानर उसके पास जाते बोल रहे होते हैं कि आज का शो तुमने चुरा लिया, सारी लाइमलाइट तुम पर है तो फिर तुम्हें वो ऐसे नहीं जाने देंगे। बायचन बोल रहा होता है कि मैंने ही एक्शन लिया तो फिर मेरे पास इसके काउंटर मेजर भी होंगे, उन्हें आने दो अगर आना है। तभी दूर से एक कल्टीवेटर बाय हाउ के घर की ओर बढ़ रहा होता है और वो कल्टीवेटर होता है बटलर शू। बाय हाउ के घर की रूफ पर एक होल होता है। फिर बटलर शू उस रूफ के होल के पास खड़े हो जाते हैं और वहीं से बाय हाउ यानी कि बायचन पर अटैक कर देते हैं। बायचन आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और बटलर शू को नीचे जमीन पे गिरा देता है। बटलर शू कह रहा होता है कि ये कल्टीवेशन लेवल, तुम बाय हाउ नहीं हो, तुम प्रिटेंड कर रहे हो और तुम यहाँ पर आ गए हो चोरी छिपे। यहाँ पर आने का तुम्हारा क्या पर्पस है। ये बोलकर दोबारा अटैक करते हैं। तभी बायचन उसका हाथ पकड़ता उसे ब्रेक कर देता है। फिर बायचन बोल रहा होता है कि ब्लैक माउंटेन ट्राइब, मैंने तुम्हारे सब ऑर्डिनेट से सोल सर्चिंग टेक्निक को सीख लिया है, चलो इसका इस्तेमाल तुम पर करते हैं। ये बोलने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो बटलर शू पे उस टेक्निक का यूज करता है। बायचन देख रहा होता है कि कैसे बटलर शू ने बड़ी ही बेरहमी तरीके से बाय हाउ को इंजर किया होता है और उसकी चोट पे पैर रखे और उसे बुरी तरीके से दबा रहे होते हैं। साथ ही में उसकी नोटबुक में से कुछ पेज फाड़ते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं। तभी बाय हाउ उस टेलीपोर्टेशन स्लिप का इस्तेमाल करता है जो कि उसे यानो ने दी होती है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है किसी और जगह पर। बटलर शू कह रहा होता है कि ये सब जानने के बाद भी तुम क्या कर लोगे और तुम्हारा पर्पस क्या है ये सब यूज करने का। बायचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि जो मेरा पर्पस है आप तुम नहीं जान पाओगे। दूसरी ओर बायची अपनी मॉम के साथ घर पर होता है और उनसे बोल रहा होता है कि बटलर शू काफी देर से गया है, वो अभी तक आया नहीं है। फिर वहां पर भागकर कल्टीवेटर आता है और उन दोनों को बता रहा होता है कि जो बटलर शू है वो मारा गया है। ये सुनते ही वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड। ये बात सुनकर बायची को गुस्सा आ जाता है। फिर वो डिसाइपल को पकड़ता है और उससे पूछ रहा होता है कि बाय हाउ के बारे में क्या। डिसाइपल कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। फिर बायची की मॉम उससे बोल रही होती है कि अब से तुम इस मैटर में इंटरफेयर मत करना, कल एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी है, मैं बाहर एक ट्रैप सेट करूंगी ताकि बाय हाउ को मार सकूं।
तुम्हें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। उस Q&A सेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह बाइची की मॉम अपनी 2 मेड के साथ होती है। एक मेड बोल रही होती है कि लेडी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं यंग मास्टर के बारे में। बाय रेजिडेंट में सबको पता है कि क्लैन लीडर ने जो ये एंसेस्टर वर्शिप इवेंट होल्ड करा है वो सिर्फ यंग मास्टर के लिए करा है। यहाँ तक कि जो मिस फिफ्थ है यानी कि यानार वो भी एक ऑब्जेक्ट की तरह रहेंगी जिसका कोई भी यूज नहीं होगा। और बचा आखिरी में वो कॉन्क्यूबाइन का बेटा। दूसरी ओर कई सारे डिसाइपल उस कॉम्पिटिशन के लिए पहुंच गए होते हैं। बाइची भी वहां पर आता है। वहां पर कुछ डिसाइपल उसके पास जाते हैं और उससे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि वो कंपटीशन जीतने वाला है। बाइची बोल रहा होता है कि आपको मुझे फ्लैटर करने की कोई जरूरत नहीं है, सबको इक्वल चांस मिलेगा तो फिर आपका भी चांस है इसमें। डिसाइपल बोल रहा होता है कि आप बाई फैमिली के टैलेंटेड चाइल्ड हो तो फिर आपको कैसे वो कॉन्क्यूबाइन का बेटा सरप्राइज कर सकता है। ये जानने के बाद कि इस इवेंट को देखने के लिए लॉ एनफोर्समेंट हॉल और एनफोर्समेंट हॉल के एल्डर आने वाले हैं, शायद वो डर गया और यहाँ पर ना आए कॉम्पिटिशन के लिए, ये बोलकर वो हंसने लग जाते हैं। वहीं पास में यानर खड़ी होती है और वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। कुछ ही देर बाद वहां पर बाय हाउ यानी कि बाय जजन पहुंच जाता है। वो चारों ओर देखता और कह रहा होता है कि सिर्फ इतना ही ये इवेंट बहुत ऑर्डिनरी है, ये तो किसी सेट की ओपनिंग सेरेमनी से बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है। सारे डिसाइपल काफी चौंक गए और बोल रहे होते हैं कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाय हाउ यहाँ पर आएगा। क्या उसे जरा भी डर नहीं है कि वो यहाँ पर आकर एम्बैरेस हो जाएगा। तभी बायची की मॉम बाय हाउ की तरफ देखती है और वो बहुत ज्यादा शॉक में आती है और बोल रही होती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर एक कल्टिवेटर बायची की मॉम के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मैडम हमने जितने फाइटर भेजे थे बाय हाउ को मारने के लिए वो सारे मारे गए हैं। बायची की मॉम गुस्से में बोल रही होती है कि वो सारे यूजर्स लोग हैं। बाय हाउ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी यानर उसे रोकते और बोल रही होती है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना है फिर भी तुम आए। तुम्हारा यहाँ पर आना कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। बाय शशन बोल रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आया हूँ। याना तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी इनिशिएटिव नहीं लूंगा कि मैं उनको सबको ऑफेंड करूँ। ये बोलकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है और बायची के साथ साथ खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पर बेल बजती है और पेट्रियार्क और एंसेस्टर वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि हमने पहले एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी रखी है बाय फैमिली के डिसाइपल्स के लिए। ये एंसेस्टर लैंड ट्रायल शुरू होने से पहले होगी। हमारी बाय फैमिली करीबन हजारों साल से स्टैब्लिश हो रखी है। हम यहाँ तक प्रॉस्पर कर पाए अपने यूनिक और वैल्यूएबल आइटम पर रिलाई करके, जो कि हमारी एंसेस्टर लैंड में है। और ये हमारी बाय फैमिली के जितने भी डिसीडेंट रहे हैं उनकी फाउंडेशन है ताकि हम पीसफुली रह सकें। अगर ट्रेडिशन के तौर पर देखा जाए तो एंसेस्टर लैंड ट्रायल में करीबन 10 टैलेंटेड इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं और उन सबको पहले कल्टीवेशन के बारे में क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं ताकि वो अपनी ग्रेटनेस को दिखा सके सबके सामने। फिर वो सारे डिसाइपल ग्रीट करते हैं क्योंकि वहां पर एल्डर आते हैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल के और वो सबसे बोल रहे होते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तुम सारे जानते हो कि स्पिरिट को प्यूरिफाई करना फंडामेंटल है, वो भी वाइल्ड एरियाज में। आज सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है और सबको जवाब देना है उसका। तभी एल्डर के हाथ में एक फेदर अपीयर होता है। एल्डर पूछ रहे होते हैं कि अगर इस फेदर को 30 टाइम रिफाइन किया जाए तो फिर क्या होगा। सारे डिसाइपल चौंक गए और बोल रहे होते हैं कि ये हाईएस्ट प्यूरिफाइंग पॉइंट है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं है इसे डायरेक्टली कि 30 टाइम रिफाइन कैसा होता है, इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। ये सुनकर बायची हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो बाय हाउ यानी कि बाय शशन की ओर देख रहा होता है। बाय शशन अपने बोल रहा होता है कि ये तो कोइंसिडेंस की बात है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सुना है। एल्डर सबसे बोल रहे होते हैं कि इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा टैलेंटेड पर्सन इसका आंसर देना पसंद करेगा पहले। तभी एक डिसाइपल आगे बढ़ता और बोल रहा होता है मुझे लगता है कि रिफाइन करने के बाद ये एक फीदर फैन बन जाएगा जो कि एक ग्रेट स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है ये गलत है, इसका आंसर ये है कि रिफाइन करने के बाद इसमें फ्लाई करने की एबिलिटी आ जाएगी, ये आसानी से कई सारे लोगों को कैरी कर सकता है यूनिवर्स में। बाय शशन एक पूल की ओर देख रहा तो बोल रहा होता है कि ये अच्छी बात है कि सारी अटेंशन यहाँ पर फोकस है, अब टाइम आ गया कि मैं अपने मिशन को आगे बढ़ाऊं। उस पूल के अंदर बाय शशन की वाटर सेलेस्टियल बॉडी होती है जो वहाँ के मैप रूट को ऑब्जर्व कर रही होती है, और जो दूसरी वुड सेलेस्टियल बॉडी होती है वो बाहर होती है और वो बाय फैमिली की फॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है ताकि बाय शशन जब भी वहां से भाग निकले तो फिर उसे कोई परेशानी ना हो। बाय शशन उनके थ्रू देख रहा होता है कि जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। फिर बाय शशन ऊपर की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं बाय फैमिली के ट्रम्प कार्ड को और ज्यादा देख सकूं और उसके बारे में जान सकूं, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है मेरी फायर सेलेस्टियल बॉडी पे। इधर बायची उस फेदर को अपने हाथ में ले लेता और बोल रहा होता है, बायची कह रहा होता है कि मेरे ओपिनियन में 30 टाइम प्योरीफाई करने के बाद, मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि ये फेदर 10,000 ऑफ बर्ड के लीडर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जिससे कि फीनिक्स बर्ड कहा जाता है। तभी वो फेदर फीनिक्स बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सारे डिसाइपल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जो बायची की मॉम होती है वो खड़े होकर तालियां बजा रही होती हैं। एल्डर भी खुश होकर बोल रहे होते हैं कि बाय फैमिली का टैलेंटेड जो बेटा है वो काफी इंप्रेसिव है, ये करेज ही काफी है जो उसे आगे सक्सेस की ओर ले जाए। तभी बायची बो करके बोल रहा होता है कि वर्ल्ड तो है लेकिन फिर भी हम एक वर्ल्ड नहीं है, ये वर्ल्ड हर तरह की फॉर्म को रखता है, कहा जाए तो ये वर्ल्ड एक खुद ही फॉर्म है।
एक फेदर कई सारे वर्ल्ड को देख सकता है, वर्ल्ड कई सारे परिवर्तन से गुजरता है, फिर भी आज तक किसी ने फाइनल स्टेज नहीं देखी है स्पिरिचुअल को प्यूरिफाई करने की, क्योंकि 30 टाइम प्यूरिफाई करने के बाद सब कुछ सिर्फ फॉर्म में नहीं रहेगा, आखिर में अपने आप में ये एक वर्ल्ड बन जाएगा। वो फेनिक्स बर्ड दोबारा फेदर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बायजन के हाथ में आ जाता है। बायजन बोल रहा होता है कि मैंने अपना आंसर फिनिश कर दिया है। एल्डर काफी हैरान होते बोल रहे होते हैं कि एक फेदर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये काफी अमेजिंग है, ये वाकई में टैलेंटेड लड़का है। सारे डिसाइपल हैरान होते हैं और वो एक एक करके बाय हाउ के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। यानार भी मुस्कुराते हुए बाय हाउ के लिए क्लैपिंग कर रही होती है, लेकिन बायची बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो भागकर बायजन की ओर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हारे पास क्या राइट है कि तुम अपने आप को मेरे से कंपेयर कर सको। ये बोलकर वो बायजन को पंच मारने जा रहा होता है। बायजन उसे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो अपना चीक उसकी ओर ले जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि तुम मुझे हिट करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें थोड़ा सा हर्ट होने दूंगा। जैसे ही बायची बायजन को पंच मारता है तभी उसके फिंगर की जो बोन होती है वो ब्रेक हो जाती है। बायची दर्द की वजह से चिल्लाता और बोल रहा होता है क्या इसका सर स्टोन का बना है। ये कहकर वो दोबारा अटैक करने जा रहा होता है, तभी एल्डर उसे दूर करते हैं। बायची कह रहा होता है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये तो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है। एल्डर गुस्से में बोल रहे होते हैं कि एंसेस्टर टॉम के सामने तुम किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। बायजन एक्टिंग करते हुए एल्डर के पास जाता और बोल रहा होता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। बायजन मुस्कुराकर बायची की ओर देख रहा होता है और अपने में बोल रहा होता है कि तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। अभी भी जिस आंसर को तुम ढूंढ रहे थे वो मैंने पहले ही टूम में देख लिया था। एल्डर बोल रहे होते हैं कि जो बाय हाउ का आंसर है उसे ढंग से अभी जज नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक ऐसा आंसर है जिसे लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये डिजर्व करता है कि इसे सब लोग टैलेंटेड चाइल्ड बोल सकते हैं, जिसे कि चिल्ड्रन चाइल्ड बोला जाता है। ये सुनते ही बायची की मॉम गुस्से में आ जाती है। बायची बोल रहा होता है कि मैं चिल्ड्रन चाइल्ड हूँ, यानी कि टैलेंटेड चाइल्ड, मैं सिर्फ अकेला ही बाय फैमिली में चिल्ड्रन हूँ। बायची की मॉम भी आती है और बोल रही होती है कि ये बाय हाउ कॉन्क्यूबाइन का एक बेटा है, ये ऐसी ग्रेट चीजें कैसे कह सकता है, इसने कहीं ना कहीं से ये आंसर चुराए होंगे। गार्ड तुम यहाँ पर आओ और इसे कैप्चर करके इन्वेस्टिगेट करो। बायजन एल्डर के पीछे छुप जाता और बोल रहा होता है कि मैडम मुझे माफ कर दो, जैसा आपने ऑर्डर किया था मैं तो साइलेंट रहना चाहता था, लेकिन फिर मेरे ब्रदर यानी कि बायजी ने मुझसे आंसर पूछा। एल्डर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें साइलेंट रहने को कहा है। बायची की मॉम गुस्से में कह रही होती है कि तुम क्या बोल रहे हो। बायजन बोल रहा होता है कि मैडम साई क्या आप एल्डर की जजमेंट को डाउट करती हैं। बायची की मॉम बोल रही होती है तुम चुप हो जाओ, तुम हो कौन जो हमारे बीच में इंटरवेन कर सको। बायजन बोल रहा होता है कि ये एंसेस्टर वर्शिप सेरेमनी है, क्या आप मेरे लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल बनाना चाहती हो। बायची की मॉम बोल रही होती है कि मेरे हस्बैंड क्लैन लीडर है और जो मेरा बेटा है वो लेजिटिमेट बेटा है, फर्स्ट बॉर्न, सारे जितने मेंबर है बाय फैमिली की वो सारे मेरी बातें मानेंगे। तभी पेट्रियार्क गुस्से में बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, जो भी चीजें तुम कर रही हो सारी डिसरिस्पेक्टफुल हैं, चुपचाप तुम वापस जाओ और अपने मिस्टेक को रिफ्लेक्ट करो। फिर पेट्रियार्क गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि वो मैडम को वापस ले जाएं। बायची की मॉम बोल रही होती है कि किसकी हिम्मत जो मुझे टच करेगा, मेरा बेटा बायची साई फैमिली और बाय फैमिली दोनों का डिसीडेंट है और तुम इस गिरे हुए बच्चे को ऑपरेस करने दे रहे हो मेरे सामने। भले ही बाय फैमिली से एक्सेप्ट कर रही है लेकिन साई फैमिली से एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर पेट्रियार्क उसे बेहोश कर देते हैं और अनाउंस करते हैं कि सेरेमनी यहीं पर खत्म हो गई, सारे लोग घर जा सकते हैं, लेकिन जो बाय है वो मेरे साथ आएगा। एल्डर बाय चाचन से बोल रहे होते हैं कि तुम अभी चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। बाय चाचन वहां से चला जाता है और बाय चीज गुस्से से उसकी ओर देख रहा होता है। रात को पेट्रियार्क यानी कि बाय हाउ के फादर से मिलने के लिए बुलाते हैं एक घर में। बाय चाचन वहां पर पहुंच जाता है। फिर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि एज अ फादर और सन हमने काफी टाइम से बात नहीं करी है, जिस घर में मैंने तुम्हें बुलाया ये तुम्हारा चाइल्डहुड होम है, क्या तुम इसे भूल गए हो, काफी टाइम से तुम यहाँ पर आए नहीं हो इस वजह से। बाय चाचन चारों ओर देखता है और वो बाय हाउ की मेमोरी से याद कर रहा होता है कि बाय हाउ बचपन में यहाँ पर खेला करता था और उसके साथ में उसकी मॉम भी खेला करती थी। बाय हाउ के फादर कह रहे होते हैं कि तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है मैडम साई के मैटर से, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन तुमने अपने आप को चेंज क्यों कर लिया, पहले तो तुम वीक नेचर के थे। बाय चाचन बोल रहा होता है कि फादर मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ ताकि आप मेरी एबिलिटी को एक्नॉलेज कर सको। बाय हाउ के फादर उसके पास जाते और बोल रहे होते हैं क्या ये अकेला रीजन है, पिछले कई बीते हुए सालों में तुमने मुझे काफी कम बार अप्रोच किया है और आज की सेरेमनी में मैंने रियलाइज किया कि मैंने तुम पे काफी कम अटेंशन पे की है और शायद मैंने ये नोटिस नहीं किया कि तुम्हारी इंटेंशन है कि तुम अपनी लिमिट को सरप्राइज कर सको। तभी वो बाय चाचन पे वो सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं, क्या पता नहीं पता चलता, उसका ध्यान खेलने में होता है। बाय चाचन जैसे इस बारे में सुनता है उसे अपनी मॉम के बारे में याद आने लग जाता है, क्योंकि बचपन में वो भी अपनी मॉम के लिए रो रहा होता है और आखिरी वर्ड जो उसकी मॉम ने बोले होते हैं कि तुम्हें सर्वाइव करना है। बाय चाचन अपने उन्हें बोल रहा होता है कि पहले मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना दुख भूल चुका हूँ अपनी मदर को खोने के बाद, लेकिन जो दर्दनाक सच्चाई मेरे सामने आई है इसने मेरे दिल में दोबारा वो चोट खोल दी है। कोई भी उस डर और अकेलेपन को समझ नहीं सकता है मेरे अलावा, और ये सारी चीजें बाय हाउ ने भी एक्सपीरियंस की। बाय हाउ के फादर बोल रहे होते हैं कि इतने साल हो गए तो भी तुमने ओबे करना नहीं सीखा है। एज अ क्लैन लीडर मुझे इस गड़बड़ी को सॉल्व करना होगा बाय फैमिली के लिए। बाय चाचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी एक जगह पर आसमान की ओर से अटैक होता है। अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है तो फिर पेट्रियार्क चौंक जाते हैं। ऐसे ही कई
सारे लगातार अटैक होते हैं बाई सेक्ट पर। डिसाइपल अटैक को देखकर बोल रहे होते हैं कि ये 12 कलर फायर और ये कहाँ से आई है। जो ये अटैक कर रहा होता है वो बाय सेशन की फायर सेलेस्टियल बॉडी होती है। बाय हाउ के फादर बोल रहे होता है कि कल मैं अनाउंस कर दूंगा एंसेस्टर वर्शिप इवेंट की वजह से तुम शॉक में आ गए हो और तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इस वजह से तुम एंसेस्टर लैंड ट्रायल जो होने वाला है कल उसे अटेंड नहीं करोगे। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बाय सेशन गुस्से में अपने हाथ जमीन पर कुरेदता है और कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम ही इस गड़बड़ी के सोर्स हो। सेलेस्टियल बॉडी की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और वो लगातार अटैक कर रही होती है। पेट्रियार्क मिडल में पहुंचते हैं और वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। साथ ही में कोर्ट हॉल और लॉ हॉल को ऑर्डर देते हैं कि वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें कि किसने अटैक किया है बाय फैमिली पे। बाय सेशन खड़ा होकर बोल रहा होता है कि बाय फैमिली की प्रोटेक्शन तो फिर ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। सेक्ट में थोड़ी सी उथल पुथल मच गई होती है और डिसाइपल उधर भाग रहे होते हैं। याना उन सबको गाइड कर रही होती है डायरेक्शन की ओर। फिर वो पीछे की ओर मुड़कर देखती है, वहां पर बहुत ज्यादा फायर लगी होती है और स्मोक निकल रहा होता है और उसके बीच में से बाशजन चलकर बाहर आता है। याना उसे देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर बाशजन उसके सामने से गुजर जाता है और कह रहा होता है कि भले जो मुश्किल वक्त होता है वो काफी लंबा लगता है, फिर भी एक न एक दिन होप आ ही जाती है। अब टाइम आ गया है बाय फैमिली के लिए कि वो एक नई लाइफ को वेलकम करे। बाय क्लैन के पेट्रियार्क एंसेस्टर के साथ खड़े होते हैं। फिर एंसेस्टर कह रहे होते हैं कि जो सन है वो डस्ट से घिरा हुआ है, ये एक गुड ओमन नहीं है। कल रात को स्काई से फायर स्ट्राइक हुई थी और आजकल कई सारी वियर्ड चीजें भी हो रही हैं। बाय क्लैन में पीस नहीं है और मुझे नहीं पता कि पेट्रियार्क क्यों चाहते हैं कि एंसेस्टर वर्शिप हो। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि भले ही शांति नहीं है, लेकिन अगर बाय फैमिली को आगे बढ़ना है तो फिर इन सारी सिचुएशन का सामना करना होगा। उसी टाइम वहां पर चैन और काई फैमिली के लीडर पहुंच जाते हैं। साई फैमिली के लीडर बोल रहे होते हैं कि कई 100 सालों से बाय फैमिली की एंसेस्ट्रल सेरेमनी नहीं हुई है, इस वजह से मैं देखने के लिए आया हूँ। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि आप दोनों यहाँ पर रूकी शो टैलेंट देखने के लिए आए हैं, ये उन सबका सौभाग्य है। फिर वहां पर बाईची और उसकी मॉम भी पहुंच जाते हैं। जो मॉम होती है वो साई फैमिली के लीडर की ओर देख रही होती है। बाईची कह रहा होता है कि जो मेरी फैमिली है वो जायंट गोस्ट सिटी में फायरलैंड ओनर में से टॉप पर है। यहाँ पर एंसेस्टर वर्शिप इवेंट हो रहा है और प्रिंस ने यहाँ पर अपना कोई इन्वॉय भी नहीं भेजा है। लॉर्ड ऑफ यन और मिंग भी यहाँ पर नहीं आए अपना फेस दिखाने के लिए। फिर बाईचिन की मॉम उसके पास जाती है और बोल रही होती है कि आज का इवेंट तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है ताकि तुम हेवन और ह्यूमन की सोल को ऑब्टेन कर पाओ। तुम्हें दूसरी चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें तुम्हें दी जाएंगी उन सारी चीजों को बाई हो के हाथों में नहीं आने देना है। बाईचिन बोल रहा होता है कि मॉम चिंता मत करो, एंसेस्टर लैंड ये वही जगह है जहाँ पर बाई हो मारा जाएगा। ये बोलकर अपने 2 कल्टीवेटर की ओर इशारा करता है जो कि उसके साथ एंसेस्टर लैंड में जाने वाले होते हैं। कुछ ही मिनट बाद वहां पर बाई हो पहुंच जाता है। जितने भी सारे डिसाइपल होते हैं उसके बारे में बात करो तो कह रहे होते हैं कि अगर मैं बाई हो की जगह पर होता तो फिर यहाँ पर नहीं आता। बाई हाउ यानार के पास जाता है। यानार पूछ होती है क्या तुम रेडी हो? बाई हो हाँ कहता है। इसके बाद बाई क्लैन के पेट्रियार्क और एंसेस्टर दोनों मिलकर एंसेस्टर लैंड का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो दोनों एक सील तैयार करते हैं, फिर वो डोर को ओपन कर देते हैं। डोर ओपन होने के बाद बाई जी अंदर जा रहा होता है और बाई हो की तरफ देखकर कह रहा होता है कि जैसे ही तुम एंसेस्टर लैंड में एंटर करोगे वहीं पर तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो चला जाता है। यानार बाई हाउ से कह रही होती है कि जैसे तुम अंदर जाओगे ये डोर सील हो जाएगा, तो फिर तुम्हें एक और बार सोचना चाहिए। बाई हाउ कह रहा होता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और ये बोलकर वो डोर की ओर बढ़ रहा ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अपने फादर के सामने से गुजर जाता है। उसके फादर गुस्से से उसकी ओर देख रहे होते हैं। सारे पार्टिसिपेंट एंसेस्ट्रल लैंड में पहुंच गए होते हैं। वहां पर पहुंचकर बाई बोल रहा होता है कि ये है मेरा एंसेस्ट्रल माउंटेन, यहाँ तो चारों ओर ट्रेजर है। फिर उसके पीछे से यानार आती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करती हूँ। इस जगह पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, भले ही मैं गोल्डन एलिजर की अर्ली स्टेज पर हूँ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा थोड़ा बर्डन तो शेयर कर सकती हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर 4 और मैजिकल वेपन्स हैं, है कि मेरा वर्ड उसे एकोमोडेट नहीं कर सकता है। इधर बाईची अपने 2 कल्टीवेटर के साथ सेलेस्टियल सोल की ओर पहुंच गया होता है। फिर वो अपना एक मैजिक वेपन निकालकर बोल रहा होता है कि मुझे ये वेपन एंसेस्टर ने गिफ्ट में दिया है और उस वेपन के थ्रू वो बैन को हटाने की कोशिश कर रहा होता है जो कि सेलेस्टियल सोल पे लगा हुआ होता है। धीरे धीरे वो बैन ब्रेक हो रहा होता है। फिर वो अपने दोनों कल्टीवेटर को ऑर्डर देता है कि वो जाके बाई हाउ पर अटैक करें। वो दोनों कल्टीवेटर चले जाते हैं। बाई चाचा उन दोनों को देखकर बोल रहा होता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे जल्दी आ गए हैं। यानार उन दोनों को देखकर बोल रही होती है कि मैं दोनों कल्टीवेटर को कुछ देर तक रोक लूंगी तो फिर तुम यहाँ से भाग जाओ। बाई शाओशान यानार के शोल्डर पे अपना हाथ रखकर बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो और ये बोलकर वो दोनों कल्टीवेटर की ओर जा रहा होता है। यानार बाई हाउ की तरफ देखकर चौंक जाती है। बाई शाओशान कह रहा होता है कि अब मुझे प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं और ये बोलकर वो दोनों कल्टीवेटर पर अटैक कर देता है। अटैक को देखकर वो दोनों कल्टीवेटर बोल रहे होते हैं क्या इसका भी कल्टीवेशन लेवल गोल्डन एलिक्सर का है? वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो दोनों कल्टीवेटर मारे जाते हैं। ये देखकर बाईची चौक जाता है और बोल रहा होता है कि ये किस टाइप का मूव था जिसने कि एक ही बार में 2 कल्टीवेटर वो भी गोल्डन एलिक्सर की लेट स्टेज के उन दोनों को मार दिया। इसकी कल्टीवेशन की ग्रोथ को देखकर लगता है कि ये गोल्डन एलिक्सर ग्रेट परफेक्शन का कल्टीवेटर है। अचानक से वहां पर ग्राउंड पे क्रैक्स आने लग जाते हैं और सारे डिसाइपल इधर भाग रहे होते हैं। बाई शाओशान यानार की ओर देखकर कह रहा होता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे हार्ट में इनग्रेव है, पहले मुझे ये मेरी लड़ाई एंड करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक नया वर्ल्ड ओपन करूंगा। सारे डिसाइपल चौक गए और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में ये बाई हाउ है? लगता है कि इसने अब तक अपना सारा कल्टीवेशन छुपा रखा था। बाहर बाईची की मॉम बोल रही होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पहले बहुत ज्यादा वीक था, अचानक से ये कैसे गोल्डन एलिक्सर का ग्रेट परफेक्शन पे पहुंच गया है? ये बाई हाउ नहीं है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, अगर वो इस स्टेज पर नहीं होता तो फिर फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पाता। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं यहाँ तक कि
मैं भी नहीं देख पाया। इतने साल तक उसने ये सारी चीजें सही हैं, अब शायद वो सारी चीजों को निकालेगा। इधर एंसेस्टर लैंड के अंदर जो बाईची होता है वो सेलेस्टियल सोल को लेने जा रहा होता है। बाई शासन अपनी पावर का यूज करता है और कह रहा होता है कि आज जितने भी ट्रेजर है एंसेस्टर लैंड में वो सारे मैं ले रहा हूँ और ये सारे ट्रेजर मैं यानार को दे रहा हूँ। सारे ट्रेजर कलेक्ट करने के बाद वो यानार को दे देता है। फिर वो अपने मन में बोल रहा होता है कि बाई हाउ, मैं यानार की काइंडनेस को नहीं भूलूंगा, मैंने उसकी काइंडनेस को पे बैक कर दिया है। इसके बाद बाई शासन बाईची के पास जाता और बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक सील को ब्रेक भी नहीं कर पाया है, तुम थोड़े स्लो हो। बाईची गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम इतने ज्यादा एरोगेंट मत हो। ये बोलकर अपने बाई फैमिली के सीक्रेट मेथड का यूज करता है जिसका नाम होता है घोस्ट लैंड। उस मूव में कई सारी इविल स्पिरिट बाई शासन पर अटैक करने जा रही होती है, लेकिन बाई शासन अपने इनकांटेशन का यूज करता है, उन सबको फ्रीज कर देता है और उन सबको ब्रेक कर देता है। ये देखकर बाईची बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं तुमने ये सीक्रेट टेक्निक को लर्न किया है। कह रहा होता है कि तुम्हें क्रश करने के लिए मुझे कुछ सीक्रेट मेथड सीखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस दिखाकर ही मैं तुम्हें क्रश कर सकता हूँ। बाईची गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम इन सारे सीक्रेट टेक्निक से मुझसे जीत पाओगे, लेकिन मेरे पास बाई फैमिली के जो डिसेंट था उनका डायरेक्ट मेथड है जो कि मेरे पास ऑन हुआ है। ये बोलकर वो बाई शासन यानी कि बाई हाउ पर अटैक कर देता है। इस बार बाई शासन अपनी वो 3 सेलेस्टियल सोल के क्लोन निकालता है जो होते हैं फायर, आइस और अर्थ। वो तीनों सेलेस्टियल सोल के क्लोन उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बाई शासन कह रहा होता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम उसे नहीं जान पाओगे जब तक कि तुम मर नहीं जाते हो। बाई शासन का अटैक काफी पावरफुल होता है, इस वजह से बाईची जाकर एक रॉक से टकरा जाता है। सारे डिसाइपल चौंक गए और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने अपने सीक्रेट मेथड का यूज किया था अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करने के लिए, उसके बावजूद भी वो हार गए हैं। क्या वाकई में बाई हाउ का जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ गोल्डन एलिक्सर का है। बाईची की हालत काफी खराब हो गई होती है, फिर वो उठता और बोल रहा होता है कि बाई फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन बाई शासन उसे वहीं पर फ्रीज कर देता है। फिर वो उसकी पॉकेट में से वो 3 नोट निकाल लेता है जो कि उसने बाई हाउ की नोटबुक से फाड़ लिए होते हैं। बाईची बोल रहा होता है कि ये मेरे हैं। बाई शासन कह रहा होता है कि ये तुम्हारे नहीं है, बल्कि जो भी सारे रिकॉर्ड हैं वो सारे मेरी बुक में थे और ये मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है, और इसमें लिखा है कि कैसे 15 कलर की फायर को रिफाइन करना है, और ये रिकॉर्ड है कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया था ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे मार पाओ। ये सुनकर सारे डिसाइपल चौंक गए और बोल रहे होते हैं क्या वाकई में बाई हाउ ने ये फॉर्मूला बनाया था 15 कलर ऑफ फायर का। एंसेस्टर लैंड के बाहर भी सारे डिसाइपल चौंक गए होते हैं, इस बारे में बात कर रहे होते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसमें मिस्ट्रेस भी इन्वॉल्व है और उनकी वजह से फैमिली में डिस्ग्रेस आया है। तभी बाईची की मॉम आगे बढ़ती और बोल रही होती है तो क्या हो गया, वैसे भी वो एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा है, वो एक बास्टर्ड है, और जो भी मैंने उससे रिसोर्स लिए वो सारे लेजिटिमेट बेटे को दिए हैं, मैंने सिर्फ उसके नोट लिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रेजिस्ट करने की। ये सुनकर एंसेस्टर पेट्रिया की ओर देखकर बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें इस बारे में पता था। पेट्रिया कुछ भी नहीं कहते हैं। एंसेस्टर लैंड के अंदर बाई शासन अपने अपने बोल रहा होता है भले ये सारी चीजें रियल उनके पास पहुंच गई है, लेकिन मैं बाई हाउ का जो डेप्थ है उसे क्लियर नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे लेजिटिमेट बेटे का जो ब्लड है उसे यूज करने वाला हूँ। बाहर बाईची की मॉम बहाकर पेट्रिया के पास जाते बोल रहे होते हैं कि बाई हाउ ह्यूमन सोल को सीज करने वाला है, बाईची खतरे में है। पेट्रिया एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं कि आपको कुछ करना होगा, आपको दोबारा से एंसेस्टर लैंड को ओपन करना होगा, लेकिन जो एंसेस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। बाईची की मॉम बोल रहे होते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, बल्कि बाईची तो लेजिटिमेट बेटा है इस फैमिली का। तभी पेट्रिया सबसे बोलते हैं कि आप सारे मेरी हेल्प करो ताकि मैं डोर को दोबारा ओपन कर सकूं। पेट्रिया डोर के पास जाते हैं और उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बाईची थोड़ा और इंतजार करो। एंसेस्टर लैंड के अंदर बाई शाओचन बाईची को अपने पास आता और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें इतना कैजुअली नहीं मार सकता हूँ, सेलेस्टियल सोल लेने के बाद मेरी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी। बाईची गुस्से में बोल रहा होता है कि बाई हाउ बाहर क्लैन एल्डर वेट कर रहे हैं तुम्हारा, वो ये सब देख रहे हैं, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की। बाई शासन गुस्से में कह रहा होता है कि मैं बस चाहता हूँ वो सारे विटनेस करें ये सब अपनी आंखों से। तभी बाईची बाई शासन को पंच मारता है और बाई शासन से ब्लॉक कर देता है। बाईची बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो फिर तुम अनाउंस कर रहे हो कि तुमने बाई फैमिली को बिट्रे किया है। बाई शासन बोल रहा होता है तो फिर क्या हो गया, और ये बोलकर वो बाईची का एक हाथ ब्रेक कर देता है। बाहर एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि बाई हाउ तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करनी है। बाईची गुस्से में कह रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, बल्कि तुम एक स्काउंडल हो जो कि एक मेड से पैदा हुए हो, तुम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर सको, और ना ही तुम क्वालिफाई करते हो कि तुम हेवन और ह्यूमन सोल को रूल कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मारे जाओ और तुम्हारी जो डेथ है वो 1000 गुना ज्यादा पेनफुल हो तुम्हारी उस बिच मॉम से। ये बोलकर बाईची बाईशासन को किक मारता है। बाईशासन उसे रोकता है और उसकी लेग को ब्रेक कर देता है। बाईची दर्द के मारे चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक जा रही होती है। आवाज सुनकर बाईची की मॉम बोल रही होती है कि बाई हाउ प्लीज रुक जाओ। पेट्रिया और बाकी सारे एल्डर मिलकर उस डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाईची बाईशासन के सामने नील डाउन हो रखा होता है। फिर बाईशासन उसकी बॉडी में से एक ब्लड का ड्रॉप लेता है और उस ड्रॉप को सील पर डाल देता है। बाईची कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हेवनली सोल लेकर नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे जैसा बास्टर्ड मेरे ऊपर नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक कामयाब नहीं होता। बाहर पेट्रिया बोल रहे होते हैं कि बाई हाउ अगर तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा। बाईशासन अपनी आंखें बंद करता और बोल रहा होता है बेटा
फिर वो सारी बाई हाउ की बचपन की मेमोरीज को याद कर रहा होता है कि उसे कैसे अपने फादर से कोई भी प्यार नहीं मिला है, और उसके बाद वो बाई ची को वहीं पर मार देता है। ये देखकर बाहर सारे हैरान होते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि वाकई में बाई हाउ ने लेजिटिमेट बेटे बाई ची को मार दिया है। बाई ची की मम चिल्लाकर बोल रही होते हैं कि बास्टर्ड बाई हाउ, मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। बाई चाचन गुस्से में बोल रहा होता है कि बाई ची के सारे पापों को अब धुल दिया गया है और अब तुम भी अपने कर्मा से स्केप नहीं कर सकते हो। के बाद बाई चाचन वो सेलेस्टियल बॉडी ले लेता है। बाईची की मॉम चिल्लाकर बोल रही होती है कि बाई हाउ, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि मैं बाईजी एज अ जायंट डीमन किंग, जो कि बैकलैंड का लीडर है, मैं अनाउंस करता हूँ वाइल्ड लैंड में कि जो बाई हाउ है उसने अपने भाई को मार दिया और हमारी फैमिली को बिट्रे किया है। उसने जो भी ये सिंस किए हैं वो अनफॉरगिवेबल हैं। बाई क्लैन के सारे मेंबर मेरी बात सुनो। इस बाई हाउ को फिजिकली और स्पेशली दोनों तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। ये सुनते ही एंसेस्टर बाई जी यानी कि पेट्रियार्क के पास आते हैं, उससे बोल रहे होते हैं कि बाई हाउ नेशनल सोल लेवल तक पहुंच गया है और साथ ही में वो एक 3rd लेवल स्पिरिट रिफाइनर भी है। बाई फैमिली से दोबारा खो नहीं सकती है। पाई जी यानी कि पेट्रियार्क एंसेस्टर की बात नहीं सुनते और वो साई फैमिली और चेन फैमिली के लीडर से बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों मेरी हेल्प करो अटैक करने में। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं पेट्रियार्क के साथ और वो डोर को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अंदर बाई चचन बोल रहा होता है कि बाई फैमिली जरूर अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज करके मुझे मारने की कोशिश करेगी, मुझे ब्रेक थ्रू करके पहले अटैक करना होगा। तभी वो वहाँ पर फायर रिफाइन करता है। याना उसकी ओर देखकर बोल रही होती है कि ये तो 11 कलर फायर है। बाई हाउ काफी टाइम से अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था। वो पहले से एक हाई लेवल का स्पिरिट रिफाइनर था। अगर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर वो जल्द 12 कलर फायर को भी रिफाइन कर लेगा। इधर बाहर डोर ओपन होने जा रहा होता है। एंसेस्टर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि जो बाई हाउ का कल्टीवेशन और उसकी अचीवमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गई है। खुशी की बात यह है कि हमारी एक रॉयल फैमिली में तुम उसे नहीं मार सकते हो। तभी साई फैमिली के लीडर पेट्रियार्क से कह रहे होते हैं कि इसने तुम्हारे सिर्फ लेजिटिमेट बेटे को नहीं बल्कि मेरे नेफ्यू को भी मारा है। अगर तुमने इसका बदला नहीं लिया तो फिर हमारी साई फैमिली और तुम्हारी बाई फैमिली के बीच में जो भी रिलेशन है और जितनी भी कोऑपरेशन है वो सारी ब्रेक कर दी जाएंगी। काफी हद तक डोर ओपन हो गया होता है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुम सारे लोग चिंता मत करो, बाई हाउ जरूर मारा जाएगा। एक एक करके कई सारे कल्टीवेटर अंदर जा रहे होते हैं डोर के थ्रू। कई सारे कल्टीवेटर अंदर पहुंच जाते हैं और वो एक साथ बाई हाउ यानी कि बाई चचन पर अटैक करने जा रहे होते हैं। बाई चचन उन सबको देखकर बोल रहा होता है कि प्लीज मुझ पर अटैक करो। ये बोलकर वो भी उनकी ओर बढ़ रहा होता है। ऐसे करके वो उन सारे कल्टीवेटर को अपने फायर के थ्रू जला देता है और उसी 12 कलर फायर के थ्रू वो वहां से बाहर भी निकल जाता है। पेट्रियार्क बाई चचन की ओर देख रहे होते हैं। एंसेस्टर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि बाई हाउ एक बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच गया है। इन सारी चीजों को एंड कर दो जब वो तुम्हें डेवा स्पिरिट को सरेंडर कर दे दो। पेट्रियार्क एंसेस्टर को धक्का मारते और बोल रहे होते हैं कि बाई फैमिली फॉर्मेशन तैयार करो और हमें एनिमी को फेस करना है। जितने लोगों की भी आइडेंटिटी है उन सबको बाहर और अंदर जाने से रोका जाए। सारे टेलीपोर्टेशन को आइसोलेट कर दिया जाए। बाई चचन तेजी से बाहर की ओर जा रहा होता है। तभी चारों ओर वो फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। पेट्रियार्क भी बाई चचन का पीछे करते करते उसके पास आते और बोल रहे होते हैं कि ग्रेट फॉर्मेशन अब तुम्हारे सामने है, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन बाई चचन उससे बच जाता है। फिर वो मेन सिटी की ओर जाता है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सब पे वो टेल्समैन लगाता हुआ जा रहा होता है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुम इन सारे अगले टेल्समैन से क्या करोगे। ग्रेट फॉर्मेशन में तुम्हारी जो आइडेंटिटी है बाई फैमिली से उसे इरेज कर दिया गया है, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। बाई चचन देखता है कि पीछे पेट्रियार्क उधर बोल रहे होते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। फिर वो अपनी पॉकेट में से एक चीज निकालता है। जब बाई चचन बैकलैंड जाने वाला होता है उससे पहले उसके साथ में जाओ यीशिंग होता है। तभी बाई चचन ने जाओ यीशिंग से कई सारे टेलीपोर्टेशन टेल्समैन ले लिए होते हैं और साथ ही में कई सारे स्पिरिट नील भी दिए होते हैं। ये सारी चीजें लेने के बाद बाई चचन उसे फ्री कर देता है। जब जाओ यीशिंग वहां से जा रहा होता है बाई चचन बोल रहा होता है कि भले ही चीजें कितनी भी स्ट्रांग हो लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना होगा। फिर वो नील को ब्रेक करता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जाओ यीशिंग डर के वहां से भाग रहा होता है। वहां पर लगातार ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जाओ यीशिंग कह रहा होता है कि तुम पागल हो, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये सब ट्राई करना चाहिए। फिर तभी एक ब्लास्ट होता है। जाओ यीशिंग ब्लास्ट की वजह से बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर बाई चचन बोल रहा होता है ये तो काफी अमेजिंग है, इसकी हेल्प से कितनी भी ग्रेट फॉर्मेशन हो उसमें जरूर फ्लॉ आ जाए। अब प्रेजेंट टाइम में बाई चचन वही नेल निकालता है और बाइक लैंड में अलग जगह पर उसे ब्लास्ट कर रहा होता है और धीरे धीरे एक जगह पर एक फॉर्मेशन में क्रैक आने लग जाते हैं। पेट्रियार्क ये देखकर एल्डर से बोलते हैं कि तुम सारे बाई हाउ को सराउंड करो। बाई चचन क्रैक के पास आकर रुक जाता है क्योंकि वहां पर 2 एल्डर आ गए होते हैं। फिर पेट्रियार्क भी आते हैं और कह रहे होते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम कहाँ पर भागोगे। बाई चचन कह रहा होता है कि आखिर में यही हुआ कि एक डॉग मेरे रास्ते को रोक रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो। तभी जितने भी डिसाइबल पे बाई चचन ने वो टेल्समैन लगाया होता है वो सारे टेलीपोर्ट होकर पेट्रियार्क के सामने आ जाते हैं। उन सब का एक झुंड सा बन गया होता है। फिर पेट्रियार्क देखते हैं कि बाई चचन वहां से गायब हो जाता है और बोल रहे होता है कि मैं हल्का सा केयरलेस हो गया, इसी वजह से उसने ये सारे टेल्समैन लगाए थे डिसाइबल पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये बोलकर वो बाई चचन के पीछे जा रहे होते हैं। तभी बाई चचन उन सारे टेल्समैन को हटा देता है और जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सारे एक एक करके नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर एल्डर पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि टेल्समैन का जो कंट्रोलर है वो बाई हाउ के हाथ, अगर इन सबको हमने बचाया नहीं तो फिर हमारी बाई फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस होगा। पेट्रियार्क वहीं पर रुक जाते हैं और वो एल्डर के साथ मिलकर
उन सारे डिसाइपल को गिरने से बचा लेते हैं। फिर वो मुड़ के देखते हैं और बायजन लगभग उस क्रैक के पास पहुंच गया होता है। जो बाय फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर होते हैं वो बायजन पे नजर रख रहे होते हैं और उनका नाम होता है बाय जीशान। वो अपने सीक्रेट रूम में होकर कह रहे होते हैं कि ये वही है, ये बाय हाओ बायची से ज्यादा सुटेबल है मेरी री इनकारनेट बॉडी के लिए, मुझे इसे रोकना होगा। ये बोलकर अपनी टेक्निक का यूज करते हैं। तभी बायजन के सामने एक बहुत ही बड़ा हाथ आ जाता है और वो बायजन पे हल्का सा अटैक करता है। बायजन को हल्का सा झटका लगता है और बोल रहा होता है कि इस ओल्ड मैन ने वाकई में एक्शन लिया है, तुम ही आखिरी हो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। ये बोलकर वो उस पर 12 कलर फायर से अटैक कर देता है। वो हैंड उस फायर को रोक तो लेता है लेकिन वो उसे डिस्पर्स कर देता है, जिस वजह से वो फायर अलग अलग जगह पे गिर रही होती है और बाइक लैंड के कई सारे एरिया को डिस्ट्रॉय करती जा रही होती है। बाय जीशान बोल रहा होता है कि ये बुरा हुआ है, मैं उसके ट्रैप में फंस गया हूँ। फिर वो अपनी टेक्निक को वापस देता है और वो हैंड डिसअपीयर हो जाता है। पेट्रियार्क क्लैन में चारों ओर देखते हैं और वहां पर आग लगी होती है। पेट्रियार्क गुस्से में कह रहे होते हैं कि तुम ही वो थे जिसकी वजह से वो फायर की रेन हुई थी। बाय जीशान वहां से बाहर निकल जाता है और बोल रहा होता है कि ये फायर आज जस्टिस को अपहोल्ड करेगी, ईविल को जलाएगी और बुराई को मिटाएगी। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। बाय जीशान कह रहे होते हैं कि वो कैसे पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को यूज करने के बारे में ऐसे सोच सकता है और उसने ये जनरेट तब किया जब उसने फायर को रेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस लड़के के थॉट बिल्कुल मेरी तरह हैं, जो कि मेरे टेस्ट से मैच खाते हैं। बाय हाओ तुम मेरे हो, वैसे भी जो मेरी 7 हार्ट लाइफ लैंप है वो अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। ये बोलकर वो पेट्रियार्क को टेलीपैथी के थ्रू बता रहे होते हैं कि मेरी बड़ी चीज को तुम बर्बाद मत करना, मैं तुम्हें मेरी डिवाइन सील दे रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द बाहर जाओ और उसको पकड़ कर लाओ। बायजी यानी कि पेट्रियार्क के हाथ में वो सील लग जाती है और वो बोल रहे होते हैं कि ओल्ड एंसेस्टर आप चिंता मत करो। रात को बायजन काफी दूर पहुंच गया होता है और वो एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। बायजन कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अटैक इतना स्ट्रांग होगा, मैंने उस डेवा कल्टीवेटर को काफी अंडर एस्टिमेट करा, मेरा करेज काफी से पहले ज्यादा बढ़ गया है लेकिन तभी भी ये अनस्टेबल है। इस वजह से बेटर होगा कि बाय फैमिली के मेयर तक पहुंचने से पहले मुझे इस डेवा सोल को एब्जॉर्ब करना होगा। इसी तरीके से मैं इसको अपनी बॉडी से कंबाइन कर लूँ और जो इसकी पावर होगी वो 5 हेवनली एनर्जीज के इक्वल होगी, जो कि परफेक्ट गोल्डन कोर की स्टेज तक होगी। इससे सिर्फ मैं मिडिल स्टेज नैंटन सोल रिलाम को सप्रेस नहीं कर पाऊंगा बल्कि लेकिन मैं उन्हें मार भी सकूंगा। तभी बायजन को फील होता है कि उसे कोई अप्रोच कर रहा है। बायजन बोल रहा होता है कि मैंने इन सारी चीजों पे कई सारे क्लोन बनाए हैं तो फिर इतनी आसानी से मुझे ढूंढ नहीं पाना चाहिए था किसी को। अचानक से बायजन की चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपने कपड़े खोलता और देखता है कि वहां पर डिवाइन सील का साइन होता है। बायजन कह रहा होता है कि ये साइन कब आया। फिर वो याद करता है कि जब बाय जीशान ने अपने उस हाथ से उस पर अटैक किया होता है हल्के से, तभी ये डिवाइन सील बायजन की चेस्ट पर आ गई होती है। फिर वहां पर कई सारी इवल सोल आती हैं और वो बायजन पर अटैक करने लग जाती हैं। पेट्रियार्क पहुंच गया होता है और बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से बाय फैमिली से बचकर निकल पाओगे। फिर बायजन अपना वो अर्थ क्लोन निकालता है और उन सबको डिस्ट्रॉय करता है। ये देखकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि बास्टर्ड तुम्हारे पास कितने सीक्रेट जो कि तुम छुपा रहे हो। ये बोलकर वो बहुत सारे इविल सोल्स पर अटैक कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द नील करो और यहाँ पर ऑनेस्टली बात करो या फिर तुम यहाँ पर मारे जाओ। बायजन वुड क्लोन यानी कि वुड सेलेस्टियल बॉडी का इस्तेमाल करता ताकि वो वहां पर बहुत सारे प्लांट सोल्जर बनाए और उन सारे इविल सोल को रोक सके। वो काफी हद तक रोकने में कामयाब होता है और साथ साथ वो अपनी स्पेशल सोर्ड से उन सबको मारता जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कम नहीं हो रही होती। इस वजह से बायजन अपनी 12 कलर फायर का इस्तेमाल कर उसके साथ में फायर क्लोन को मिक्स करके बहुत ही बड़ी बॉल तैयार करता है। ये देखकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल है, इतनी रेयर सीक्रेट टेक्निक तुम्हें किसने सिखाई है, मुझे एक्सप्लेन करो। पेट्रियार्क ने बहुत सारी इविल सोल को मर्ज करके एक बॉडी तैयार कर ली होती है। फिर जो उसका हाथ होता है वो उस बॉल को पकड़ लेता है और उस बॉल की पावर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। इस वजह से बायजन को अपने वाटर क्लोन को भी बुलाना पड़ता है। उसका यूज करके वो उस इविल सोल की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस अटैक का असर पेट्रियार्क पे भी होता है। पेट्रियार्क देख रहे होते हैं कि बायजन के चारों ओर वो चारों क्लोन होते हैं। बायजन बोल रहा होता है कि मेरे पास बहुत सारे आइटम है इस तरह के। ये बोलकर वो उन चारों से अटैक कर देता है उस पेट्रियार्क पर। पेट्रियार्क गुस्से में कह रहे होते हैं कि भले तुम्हें ये सारी टेक्निक किसने सिखाई हो, फिर भी जो तुम्हारी कमजोर बॉडी है वो इसे झेल नहीं पाएगी। ये बोलकर वो इविल सोल की एक नैंटन सोल पावर को फॉर्म करते हैं और उससे अटैक कर देते हैं। बायजन बोल रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बॉडी को ट्राई करना चाहते हो। ये बोलकर वो अशरा बॉडी को सम्मन कर लेता है। अशरा बॉडी उस पावर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही में बायजन उन चारों क्लोन का यूज करता है। अशरा बॉडी उन चारों क्लोन की पावर को मर्ज करके जो वो पावर होती है नैंटन सोल की, उसको सप्रेस कर देता है। वो बॉडी डिसअपीयर हो चुकी होती है। पेट्रियार्क की हालत काफी खराब हो गई थी, जमीन पे गिरे हुए होते हैं और साथ ही में उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तुम बाय हाउ नहीं हो, उस बास्टर्ड लड़के के पास इतनी पावर नहीं हो सकती है। अचानक से पेट्रियार्क की पावर बढ़ती है और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वहां पर एक बहुत ही बड़ी बॉडी आती है जो कि स्पाइडर की तरह लग रही होती है। जिसका सर होता है वो एक स्केलेटन से मैच खा रहा होता है। बायजन बोल रहा होता है कि इस पेट्रियार्क की पावर ने मिडिल स्टेज नैंटन सोल रिलाम को सप्रेस कर दिया है। ये देखकर वो अपनी ह्यूमन माउंटेन टेक्निक का यूज करता है। पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ब्लॉक कर लोगे। तभी माउंटेन की बॉडी उस पेट्रियार्क की जो ये इवल बॉडी होती है उसे कैप्चर कर लेती है। बायजन बोल रहा होता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करना चाहता। बायजन बोल रहा होता है कि किसने
कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक करना चाहता। ये बोलकर अपना हाथ ऊपर की ओर करता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर अगर डेवा कल्टीवेटर भी आया तो फिर वो भी मुझे मार नहीं सकता है। तुम तो अकेले एक मिड नैंसन सोल के कल्टीवेटर हो, तो फिर तुमने सोचा कैसे कि तुम मुझे मार दोगे। अचानक से आसमान का कलर लाल हो गया होता है और उसमें एक बहुत ही बड़ा क्लाउड का टॉर्नेडो फॉर्म हो रहा होता है। आज उसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है जिसमें से उस टॉर्नेडो में से एक बहुत ही बड़ा हॉर्न बाहर निकल रहा होता है। उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कुछ मिनट बाद पेट्रियार्क जमीन पे चित पड़ा होता है और कह रहा होता है कि इतने हाई लेवल की सीक्रेट टेक्निक किसने सिखाई है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे जायंट डीमन किंग का हाथ है। तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। तुम एक अनफिलियल बेटे हो। बाशजन बोल रहा होता है कि कब से मैं यानी कि बाय और तुम्हारे बीच में फादर और बेटे का रिलेशन है। बेटा कह रहे होता है कि अगर तुम मुझे मार सकते हो तो फिर मार दो। बाशजन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे मरने से पहले मैं तुम्हारी सारी एनर्जी का यूज करूंगा ताकि तुम अपने सारे पाप का प्रायश्चित कर सको। थोड़ी देर बाद वहीं पास में 4 एल्डर पहुंच रहे होते हैं। एक एल्डर बोल रहा होता है कि हमें जो सिग्नल मिला था क्लैन लीडर से वो यहीं पर है। फिर उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही बड़े होल पे। वो रुककर देख रहे होते हैं कि वहां पर बाय क्लैन के लीडर यानी कि बाय जी होते हैं। वो एक रोप से बंधे हुए होते हैं। बाज ने उनके फेस पे कुछ बना दिया होता है। फिर वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अब से तुम मेरे कैदी हो। फिर बाय जन एल्डर से चलाकर बोल रहा होता है क्या तुमने ढंग से देख लिया है? ये बाय फैमिली का क्लैन लीडर है। अगर तुम अपनी जगह जानते हो तो फिर यहाँ से वापस चले जाओ। अगर तुम सारे फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे चिंता हो रही है क्लैन लीडर की कि वो अपने हाथ पर गवाह बैठेंगे पहले। एल्डर घबराते और बोल रहे होते हैं कि क्लैन लीडर पकड़े गए हैं तो फिर हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी होगी। बाय जन पेट्रैक से बोल रहा होता है कि मुझे फाइट करना पसंद नहीं है और अब से तुम मेरे प्रोटेक्टिव टेल्समैन हो। इस पूरी जर्नी के फिनिश होने तक तुम्हें मुझे कंपनी देनी होगी। ये बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। इधर बाय क्लैन में बाय जीशान के सीक्रेट रूम में बायची की मॉम्स आती हैं और उनसे कह रही होती हैं कि उस लड़के ने मेरे हस्बैंड को एन्चांटेड कर लिया है और साथ ही में वो जायंट सिटी की ओर बढ़ रहा है। अब बाय फैमिली पूरी वाइल्ड लैंड में एक हंसने का पात्र बन गई है। बाय जन कह रहा होता है कि एक कॉन्क्यूबाइन का बेटा जिसे कि बहुत सालों से ऑपरेस किया जा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने वाकई में इतनी सारी ग्रेट सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे जो भी है वो हमारी बाय फैमिली में छुपा है काफी टाइम से। बायची की मम बोल रही होती है कि वो जायंट सिटी की ओर गया है और लग रहा है कि जो उसका मास्टरमाइंड है। तभी बाय जीशान बोलता है कि हम वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो सोल्ड लॉकिंग टेक्निक है वो सक्सीड हो चुकी है। अब मैं कई और साल जिंदा रह सकता हूँ। अचानक से बाय जीशान की बाल आते हैं और बोल रहा होता है कि इस बार मैं अकेला जाऊंगा। बायची की मॉम नीडन होकर उन्हें थैंक यू बोलती है। बाय जीशान अब ओल्ड एंसेस्टर नहीं रहता बल्कि वो काफी यंग बन गया होता है, तो बना लिया होता है और उनके साथ वाइल्ड लैंड में घूम रहा होता है। बाय जीशान बोल रहा होता है कि हमें आधा और दिन चलना है और हम जायंट गोस्ट सिटी में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद चाहे बाय क्लैन के एंसेस्टर आ जाएं तो फिर वो भी मुझे अटैक नहीं कर लगता है कि उसके साथ में बाय जीशान भी है। इस वजह से बुचांग तुम्हें वहां पर जाना और उसे बचाना है। ड्यूक किंग का ऑर्डर मान लेता है। किंग कह रहा होता है कि जो 3 मेजर फैमिली है वो भी अपना कदम बढ़ाएंगी प्रिपरेशन के लिए। इधर वाइल्ड लैंड में बाय हाउ यानी कि बाय जन कल्टीवेट कर रहा होता है। पेट्रियार्क भी पास में बैठे हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जब तक तुम्हारी बॉडी पे वो डिवाइन मार्क लगा हुआ है एंसेस्टर का, मेरी बाय फैमिली तुम्हें किसी भी अर्थ के कोने से ढूंढ लेगी आसानी से। बाय जन गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम चुप हो जाओ और वो कोशिश कर रहा होता है कि वो उस डिवाइन मार्क को हटा सके अपनी चेस्ट से। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो जाता है। अचानक से वहां पर काले बादल छा जाते हैं तो फिर जो पेट्रियार्क होता है वो हंसने लगता है और बोल रहा होता है कि अब काफी देर हो गई है। ये बोलकर वो ऊपर की ओर देखता है और कह रहा होता है कि एंसेस्टर मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा हूँ काफी टाइम से। ऊपर की ओर आसमान में काले बादलों का बवंडर सा बन गया होता है और उसके बीच में होता है बाय क्लैन का एंसेस्टर बाय जीशान। बाय जीशान कह रहा होता है कि कुछ ही घंटे हुए हैं और तुमने मेरी सील को भी हटा दिया अपनी बॉडी से। बाय जीशान उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये एंसेस्टर यहाँ तक आ गया मुझे चेस करते करते। बाय जीशान कह रहा होता है कि बाय हाउ मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। ये बोलने के बाद वो बाय जीशान पे एक बहुत ही बड़े हैंड से अटैक कर रहा होता है। उस हैंड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बाय जीशान नील डाउन हो जाता है और उसके चारों ओर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। फिर बाय जजन पेट्रियार्क की वो रोप पकड़ता है और उसे घुमाकर उस हैंड की ओर फेंक देता है और इसके बाद वो अपनी रेन श्वांजे यानी कि माउंटेन इनकांटेशन का यूज करता है उस हाथ को रोकने के लिए। ये देखकर बाय जीशान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। बाय जजन को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा होता है फिर वो सरप्राइज नहीं कर पा रहा होता उस हाथ को। इस वजह से वो अपने टर्टल शेल का यूज करता है और उस हाथ को ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद बाय जजन वहां से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि एंसेस्टर आपको बुरा नहीं लग रहा कि आप अपने एक जूनियर पर अटैक कर रहे हो? क्या आपको डर नहीं है कि सारे लोग आप पे हंसेंगे? बाय जीशान कह रहा होता है कि बाय हाउ मेरे पाम का 30% पावर भी तुम्हें सरपास नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद अचानक से बाय जजन के सामने एक बहुत ही बड़ी बाउंड्री आ जाती है। उसे देखकर बाय जजन दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है तभी उसके सामने एक और वो बाउंड्री आ जाती है। ऐसे करके बाय जजन एक हेक्सागन शेप की शील्ड में लॉक हो जाता है। ये देखकर बाय जजन अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो इससे बाहर निकल सके। जब वो बाहर पहुंचने वाला होता है तभी वहां पर कुछ चेन आती है और वो उसे जकड़कर नीचे गिरा देती है। बाय जजन बोल रहा होता है क्या ये एंसेस्टर मुझे जिंदा पकड़ना चाहता है? बाय जीशान धीरे धीरे करके
उस शील्ड को पेंटागन में चेंज कर देता है और उसके बाद स्क्वायर शेप में। धीरे धीरे वो शील्ड करीब आती जा रही होती है। इस वजह से बाय सेशन अपनी सेलेस्टियल बॉडी का यूज करता है। फिर वो चारों सेलेस्टियल बॉडी को निकालता है ताकि वो चारों मिलकर उस शील्ड को रोकें। बाय सेशन की हालत थोड़ी खराब हो गई होती है। फिर बाय जिशान कह रहा होता है कि बाय हाउ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा बेटर हो। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास ऐसी री इनकारनेट बॉडी है तो फिर मैं अपना टाइम बायची पे क्यों वेस्ट करता। ये सुनकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। क्या एंसेस्टर इस वजह से मेरी हेल्प कर रहे थे कल्टीवेट करने में, क्योंकि उन्हें बायची की बॉडी चाहिए थी। फिर वो याद करते हैं कि जब वो एंसेस्टर बाय जिशान से मिलने के लिए गए होते हैं उन्होंने कहा होता है कि सेकंड राउंड के बाद तुम्हें बाय हाउ को जिंदा रखना होगा। पेट्रियार्क कह रहे होते हैं कि बाय हाउ का जो अपीयरेंस है वो शायद तुम्हें बेटर चॉइस देगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगे। मैंने बेकार में ही अपनी कॉन्क्यूबाइन को मार दिया, साथ ही मैंने बाय हाउ को मारने की कोशिश की और आखिर में बाय हाउ ने बायची को मार दिया और अब तुम बाय हाउ की जान के पीछे पड़े हो। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं और बाय जिशान की ओर देखकर कह रहे होते हैं ये ब्लड किलिंग एबिलिटी हमारी फैमिली की इनहेरिटेंस है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। ये सब सुनने के बाद बाय शोशन अपने उन्हें बोल रहा होता है तभी एंसेस्टर मुझे हर्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें मेरी बॉडी चाहिए और इसी का फायदा उठाकर मैं यहाँ से बचकर निकल सकता हूँ। फिर बाय शोशन सेलेस्टियल बॉडी को वापस लेता है और वो अपनी वाटर इनकांटेशन का यूज करता है। उसका यूज करके वो शील्ड के अंदर बहुत सारा पानी भर देता है। वो पानी के थ्रू शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उल्टा उस पर बैकफायर हो रही होती है। बाय शोशन नील डाउन हो गया और कह रहा होता है कि अगर मैं इस अटैक से बच गया तो फिर मेरे पास चांस है कि मैं यहाँ से बच पाऊँ। बाय शोशन के पास जो टावर होता है यानी कि पैगोडा जो उसे ट्राइब के लोगों से मिला होता है उसमें चारों सेलेस्टियल बॉडी मिलके अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो पैगोडा लाइट अप हो रहा होता है। बाय जिशान गुस्से में कह रहा होता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा वेट कर लिया है, जैसे ही मैं तुम्हारी बॉडी को ऑक्यूपाई कर लूंगा मैं तभी उसी टाइम डेमी गॉड बन जाऊंगा। ये देखकर पेट्रियार्क पागल से हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या री इनकारनेशन है। बाय जिशान ने अपने स्पिरिट से अटैक कर दिया होता है। जो बाय जिशान का पैगोडा होता है वो भी लाइट अप करने वाला होता है पूरी तरह से। तभी वहां पर जायंट गोस्ट किंग के ड्यूक पहुंच जाते हैं। वो बाय जिशान के स्पेयर पर अटैक करते हैं और बोल रहे होते हैं कि रुक जाओ। अटैक से वो स्पेयर ब्रेक हो जाता है और बाय जिशान भी थोड़ा पीछे चला जाता है उसकी फोर्स से। बाय जिशान गुस्से में कह रहा होता है कि वू चांग तुम ये सब क्या कर रहे हो। ड्यूक बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर किंग के ऑर्डर से आया और तुम लोगों ने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। बाय जिशान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और बोल रहा होता है कि बाहर क्या सिचुएशन है। ड्यूक बोल रहे होते हैं कि जायंट गोस्ट सिटी के किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है बाय फैमिली के बास्टर्ड प्रिंस यानी कि बाय हाउ को कैप्चर करके लाना है और अब से बाय हाउ तुम्हारी लाइफ किंग को बिलोंग करती है। बाय जिशान चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये सही नहीं है, प्लीज वू चांग तुम किंग के पास जाओ, उन्हें बोलो कि ये डील नहीं हो सकती है। बाय हाउ हमारी फैमिली का मेंबर है और ये हमारा फैमिली मैटर है। ये सुनते ही ड्यूक गुस्से में आता है और वो अपने ऑरा से बाय जिशान को नीचे पुश कर देता है। बाय जिशान नील डाउन हो गया होता है। ड्यूक कह रहा होता है कि मैं किंग के अंडर काम करता हूँ और तुम उनके ऑर्डर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। बाय जिशान बोल रहा होता है कि किंग जानते हैं कि ये बाय हाउ हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और तुम इसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। ड्यूक बोल रहा होता है कि ये किंग की इंटेंशन है तो फिर तुम और मैं कौन होते हैं फैसला करने वाले। ये बोलकर वो बाय जिशान को ऊपर की ओर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि बाय हाउ तुम मेरे साथ चलोगे। बाय जिशान काफी सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि ये पर्सन कौन है, इसने इतनी आसानी से एंसेस्टर को क्रश करके रख दिया है। बाय जिशान क्लाउड के ऊपर पहुंच गया होता है। फिर वहां पर ड्यूक आते हैं उसके सामने। उन्हें देखकर बाय जिशान उनके सामने बो करता है और उन्हें ग्रीट करता है और बोल रहा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे जैसे नोबडी को किंग ने क्यों रिक्रूट किया है। ड्यूक कह रहा होता है कि वो जो भी कर रहे हैं तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाय जिशान बोल रहा होता है कि लॉर्ड वू चांग अगर आप यहाँ पर टाइम पर नहीं आते मेरा रेस्क्यू करने के लिए तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। मेरा कल्टीवेशन काफी लो और मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है। मुझे डर है कि मैं ऐसी रिस्पेक्ट को बेयर नहीं कर सकूंगा और मैं काफी बुरी तरीके से घायल भी हूँ। ड्यूक बोल रहा होता है कि तुम्हारी इंजरी कुछ भी नहीं है। तभी एक पोर्टल से खुलता है और बाय जिशान की जो भी इंजरी होती है वो ठीक हो जाती है काफी हद तक और उस पोर्टल के थ्रू बाय जिशान जायंट गोस्ट सिटी के सामने पहुंच जाता है। ड्यूक बाय जिशान की ओर देखकर बोल रहा होता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल है गोल्डन एलिक्सर का और इसके बावजूद भी ये मेरे लेजेंड की पावर को बेयर कर सकता है। ये बोलने के बाद वो दोनों फ्लाई करके जायंट गोस्ट सिटी की ओर बढ़ रहे होते हैं। बाय जिशान को सिटी नजर आ रही होती है और उसे देखने के बाद वो बोल रहा होता है कि ये है जायंट कासल। ड्यूक बता रहा होता है कि ये पूरी जायंट गोस्ट सिटी है। ये पहली जनरेशन थी एम्पायर की जो कि डेमी गॉड की पावर को यूज करते थे। उनका ही पूरा दबदबा था यहाँ पर। पूरी सिटी बैन से कवर है। मुझे और कुछ गार्जियन को छोड़कर यहाँ पर कोई भी उड़ नहीं सकता है। बाय जिशान अपने उन्हें बोल रहा होता है कि इस ओल्ड मैन का जो स्टेटस है वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ देर तक फ्लाई करने के बाद वो सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो अंदर लैंड करते हैं और वहां पर कुछ डिसेबल भी खड़े होते हैं जो कि उनको ग्रीट करते हैं। बाय जिशान ड्यूक के साथ आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे पता नहीं है कि ऐसे लोग क्यों आए मेरा खुद वेलकम करने के लिए, लेकिन इस ड्यूक के साथ मैं यहाँ पर फ्लाई करके आया हूँ। इसी वजह से मेरे लिए आसानी होगी फ्यूचर में कि मैं वॉक कर पाऊँ जायंट गोस्ट सिटी
सिटी में। बायशसन मेन गेट पे खड़ा होता है, वो देख रहा होता है अंदर पूरी सिटी की ओर। उसकी नजर अंदर तक जाती है और उसे वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे दिखाई देती है। फिर ड्यूक उसे अपने साथ ले जाते हैं, जय पर बोल रहे होते हैं कि यही वो जगह है। ड्यूक अनाउंस कर रहे होते हैं कि ये बाय हाउ है, जो कि बाय फैमिली का बास्टर्ड सन है, और किंग ने पर्सनली ऑर्डर करा है कि अब से तुम यानी कि बाय हाउ तुम्हें एज अ जेलर रिक्रूट किया जा रहा है, वो भी जायंट गोस्ट सिटी के डीमन प्रिजन का। बायजन बोल रहा होता है कि जेलर मैं। ड्यूक कह रहा होता है कि हमारे किंग का जो ऑर्डर है वो सबसे ऊपर है, और अब से तुम जायंट गोस्ट टाउन से बाहर नहीं निकलोगे, और तुमने आधा स्टेप भी यहाँ से बाहर निकाला तो फिर मैं तुम्हें पर्सनली खुद बाय फैमिली के पास छोड़ कर आऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बायजन बोल रहा होता है कि क्या मैं जायंट गोस्ट सिटी में अंडर हाउस अरेस्ट हूँ। फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बायो से बोल रहा होता है कि मेरा नाम है सुनपेंग, मैं मैजिक प्रिजन के 10 स्क्वाड का कैप्टन हूँ। बायजन बोल रहा होता है कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। सुनपेंग हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि किसकी हिम्मत है जो कि वू चैंग के ऑर्डर को ओबे नहीं करेगा। इसके बाद बायजन कपड़े पहनता है और कह रहा होता है कि ये कपड़े काफी अच्छे फिट हो रहे हैं, और वो सुनपेंग के साथ एरे की ओर जा रहा होता है। वहाँ पर कई और भी लोग होते हैं जो कि बायजन को देखकर बोल रहे होते हैं क्या ये वही बाय हो जिसने कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। देखने में तो लगता नहीं कि ये इतना टफ होगा, ध्यान तो देखो ये कितना वीक लग रहा है। मुझे तो ऐसा डर है कि फ्यूचर में इसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट होने वाली है। ये सुनकर बायजन काफी परेशान हो जाता है। फिर वो सुनपेंग के पास जाता है और पूछ रहा होता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। सुनपेंग बोल रहा होता है क्या तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तभी वो दोनों जिस एरे पे खड़े होते हैं वो एक्टिवेट हो जाती है और वो एरे नीचे की ओर जा रही होती है। सुनपेंग बायजन से बोल रहा होता है कि ये जायंट डीमन प्रिजन हमारे सिटी के सबसे डेंजरस फॉरबिडन प्लेस है। इस सिटी के अंडर कई सारे एबेस हैं जिसके अंदर हजारों गोस्ट हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टोन टर्टल है जिसमें की सीक्रेट एरे है जो कि इस प्लेस को गार्ड कर रही है, जिसे कि हमारे किंग ने खुद ही बनाया है। बायजन नीचे पहुंचता और देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट टर्टल होता है। बायजन बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। सुनपेंग बता रहा होता है कि यहाँ पर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, साथ ही में अनगिनत इविल स्पिरिट है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम एक बार यहाँ पर आ गए तो फिर कभी मत सोचना यहाँ से बाहर जाने को। नीचे कल्टीवेटर चाहे जिंदान का हो या फिर हेवन का, कल्टीवेशन की परवाह ना करते हुए यहाँ पर एंडलेस टॉर्चर है। बायजन बोल रहा होता है कि मेरा नाम बायजन है और मैं रिवर डिफाइंग सेट का यंग एंसेस्टर हूँ, साथ ही मैं ग्रेट वॉल का लेफ्टिनेंट भी हूँ। ऐसा कौन सा सीन होगा यहाँ पर जो कि मैंने पहले कभी देखा ना हो। ये बोलने के बाद अपनी बॉडी पे बहुत सारे टेल्समैन लगा रहा होता है। ये देखकर सुनपेंग बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो। बायजन बोल रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रिपेयर रहना बेटर है। फिर सुनपेंग आगे बढ़ रहा होता है और बायजन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। सुनपेंग बोल रहा होता है कि हमारे प्रिजन के जो रूल है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ तक कि जो प्रिजन के गार्ड होते हैं उनकी भी इंस्पेक्शन की जाती है, वो भी काफी स्ट्रिक्ट। जब भी वो अंदर जाते हैं या फिर यहाँ से बाहर जाते हैं तब वो दोनों एक डोर के अंदर एंटर करने जा रहे होते हैं। बायजन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि अंदर कौन सा हेल है। कुछ मिनट तक ट्रैवल करने के बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं तो फिर बायजन अंदर का नजारा देखकर चौंक जाता है। वहाँ पर काफी सारे पूल होते हैं जिसमें कि डिसाइपल नहा रहे होते हैं। अलग अलग तरह के फ्रूट और ड्रिंक वहाँ पर रखे हुए होते हैं। साथ ही में कई सारी लड़कियां वहाँ पर होती हैं जो कि उन सबको एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही होती हैं। बायजन के चेहरे पे चमक आ जाती है और मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि जैसा मैंने सोचा था ये प्लेस उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है एपिसोड।